So, good evening everyone. We are back again. चेहरा दिखाते हैं जस्ट ये लीजिए. वेलकम बैक. गुड इवनिंग. वेलकम टू नोट्स अगेन. और इस सीरीज में कंसेप्चुअल सीरीज में जहाँ पर हम गायनिक एंड ऑप्स पढ़ रहे हैं, ऑप्स गायनी एंड मिडवाइफरी. नर्सिंग में इसमें एक्चुअली हम मिडवाइफरी कहते हैं, तो वो डिस्कस करें. तो दिस इज़ आवर थर्ड लेक्चर आई थिंक. और आज का जो हमारा लेक्चर है वो डेफिनेटली जो हमने कल लास्ट छोड़ा था उसके बाद शुरू करेंगे. और डेफिनेटली अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो कोई इशू नहीं है, बट अगर आप पढ़ रहे हैं उसी फेज में चल रहे हैं, उसी शेप में चल रहे हैं, तो अच्छी शेप निकल के आएगी. सो मैंडेटरी है या फिर ज़रूरी है, फिर मैं कहूँ कि कंपलसरी है. आप समझें कि प्लीज़ पुराने लेक्चर्स को देखना, पास्ट लेक्चर्स को देखना, आगे के लेक्चर को देखना ज़रूरी भी है और एक रिदम में मेंटेन करना ज़रूरी है. आई होप आप उन लेक्चर्स को पढ़ रहे होंगे, रिवाइज भी कर रहे होंगे, अदरवाइज उनका कोई सेंस रह नहीं जाएगा. ओके, जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए इतना टाइम एक घंटा ख़राब ना करें ना अपना. जस्ट हम इससे कुछ अचीव करने वाले हैं, तो इस अचीवमेंट के लिए तो ये सब प्लीज़. ओके, चल, वेरी गुड. अगेन हम अपना तीसरा लेक्चर शुरू करते हैं इसी बात के साथ. दैट सेकंड पार्ट ऑफ इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन. हम डिस्कस किया था एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन. और इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन में द फर्स्ट पार्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड इज बेजिना. ओके, देन बेजिना के बाद में द सेकंड पार्ट दैट वी आर गोना डिस्कस द यूट्रस, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द लार्जेस्ट पार्ट दैट वी आर गोना डिस्कस in this internal genital organs part. That uterus or the गर्भाशय is also called as the womb. Okay, now look at this. This is that uterus is in pyriform in shape. Okay, first thing that you have to remember that uterus का shape is pyriform shape. Okay, now what about the diameters? यूट्रस के डायमीटर्स टाइम के हिसाब से चेंज होते आए हैं और टाइम के हिसाब से चेंज होते रहेंगे. तो आपको मैं कुछ नॉर्मल डायमीटर्स बताता हूँ. सिंपल अगर आपको कभी याद रखना हो ना, तो आप 3 का पहाड़ा याद रखो यार. 3 दूनी के 6 और 3 तिया के 9, तो 9, 6 और 3. ओके, अब कैसे याद रखेंगे 9 क्या है, 6 क्या है, 3 क्या है? सेंटीमीटर्स में. पहली बात देखो, किसी भी ऑर्गन की लेंथ ना 9 सेंटीमीटर होगी, तो यूट्रस लंबा होता है तो 9 सेंटीमीटर होगा. चौड़ाई उसकी 6 सेंटीमीटर होती है और थिकनेस उसकी जो मोटाई है वो 3 सेंटीमीटर. तो कैसे है, 9 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, 6 सेंटीमीटर उसकी विड्थ है एंड 3 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस है. लेकिन ये प्रिसाइस वैल्यू नहीं है. प्रिसाइस वैल्यू अगर हमको नॉन प्रेग्नेंट वैल्यू फीमेल्स में देखनी हो तो वो आप 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर आपको याद रखनी होगी. तो इनकी लमसम वैल्यू हमने निकाली है ताकि इजीली याद हो जाए. 2.5 का 3 हमने कर दिया, 5 का हमने 6 कर दिया, 8 का 9 कर दिया, ताकि हम इजीली याद रख पाएँ. अगर इसको इंचेज में याद रखना हो तो इंचेज में याद रखना बहुत सिंपल है. 3, 2, 1. ओके, लेंथ, विड्थ एंड द थिकनेस सिंपल है. 1 इंच में जो है 2.5 सेंटीमीटर होते हैं. 1 इंच इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर. बाकी कैलकुलेशन आपके हाथों में. ओके, नाउ इंचेस का कैसे याद रखना है कि जो एक 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है, आप जो स्कूलों में काम लिया करते थे, वो 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है, वो 6 इंच का होता है. अब आप बाकी अपनी कैलकुलेशन लगाते रहे. लेकिन यूट्रस की जो साइजेज है वो टाइम के हिसाब से चेंज होती है, फेज के हिसाब से चेंज होती है. ये जो मैंने बताई थी ये सारी की सारी किस्में थी नॉन प्रेग्नेंट में. लेकिन हम जब बोले प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो प्रेगनेंसी में तो यूट्रस बड़ा होगा क्योंकि उसके अंदर बेबी ग्रो कर रहा होगा और बेबी के साथ में और भी चीज़ें जैसे कि प्लेसेंटा, फ्लूइड एंड द मेम्ब्रेन्स और भी ग्रो कर रही होगी. तो इन दैट सेंस उसका जो है डायमीटर बढ़ेगा और कितना हो जाएगा 30, 20, 12. कैसे याद रखेंगे 30, 20 एंड द 12 सेंटीमीटर. 30 सेंटीमीटर ऑब्वियसली लेंथ, 20 सेंटीमीटर उसका विड्थ एंड द 12 सेंटीमीटर उसका द थिकनेस वाला पार्ट. ओके, नाउ जब डिलीवरी हो जाएगी तो डिलीवरी जैसी होती है, डिलीवरी के तुरंत वाले पीरियड, बाद वाले पीरियड को 42 डेज, आफ्टर जो 42 डेज होते हैं, दैट पीरियड इज कॉल्ड द परप्यूरियम पीरियड. ओके, तो इस परप्यूरियम पीरियड में जैसे डिलीवरी खत्म हुई है, मैं ये टाइम बता रहा हूँ ना, दिस इज जस्ट आफ्टर डिलीवरी. ओके, अगर आप चाहो तो मेंशन भी कर लेना, दैट पीरियड इज जस्ट आफ्टर डिलीवरी. तो जस्ट आफ्टर डिलीवरी जो यूट्रस के डायमीटर से वो चेंज हो जाएंगे क्योंकि बेबी बाहर आएगा. तो यूट्रस के डायमीटर्स क्या हो जाएंगे, सिंपली ऐसे याद रखना है, 20 पहले आ जाएगा, 12, 12.5 हो जाएगा, इसमें 5 और कम कर दो तो 7.5 रह जाएगा. सिंपल है. तो 20, 12.5 और 7.5. लेकिन जब मैं चाइल्ड बर्थ के डिलीवरी के 6 वीक बाद देखूंगा, 6 वीक मतलब ऑलमोस्ट 1.5 महीना, 1.5 महीना मतलब 42 दिन. ये 42 दिन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि 42 दिन का परप्यूरियम होता है. तो जब 42 दिन परप्यूरियम खत्म हो चुका होगा तो यूट्रस का डायमीटर क्या हो जाएगा, जो नॉन प्रेग्नेंट में. तो क्वेश्चन क्या बना, पहली क्वेश्चन तो ये बना यूट्रस का नॉर्मल डायमीटर, प्रेगनेंसी में डायमीटर क्या होगा. और तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि यूटर, और क्वेश्चन ऐसे नहीं बनता, वो डायमीटर नहीं पूछना चाहता, क्या करेगा वो डायमीटर पूछ के, वो हो सकता है एक चीज़ पूछेगा कि लेंथ कितनी होती है. वो आपसे पूछ लेगा, बताओ कि परप्यूरियम में जस्ट आफ्टर द चाइल्ड बर्थ द यूटर्स का लेंथ कितना होगा, तो आप बोलना 20 सेंटीमीटर. बिड से पूछ रहे तो 12. वो पूरा से पूरा डायमीटर नहीं पूछ रहा होगा कभी आपसे. अगली चीज़ वो पूछ सकता है कि यार कि डिलीवरी के बाद में कितने दिनों में जो यूटरस है अपनी साइज में नॉर्मल आ जाता है.
तो वो आपने याद रखना है कितना 6 वीक और था 42 डेज और था 1.5 मंथ। कैसे कैलकुलेट कर दो, एक मंथ में 4 वीक होते हैं तो 1.5 महीना हो गया, या फिर 45 जो है 7×6 = 42 तो 42 डेज। ये परप्यूरियम जैसे खत्म होगा, जस्ट आफ्टर परप्यूरियम नॉर्मल साइज में अपने में आ जाएगा। ओके, ये जो यूट्रस की हाइट है ना, अगर आपसे कोई पूछे दैट यूट्रस का हाइट जस्ट आफ्टर डिलीवरी, आप तो कितना बताना है 20 सेंटीमीटर। तो यूट्रस का हाइट जस्ट आफ्टर डिलीवरी, जो परप्यूरियम स्टार्ट हुआ है तो जस्ट आफ्टर डिलीवरी वाली बात है। ओके, तो जस्ट आफ्टर डिलीवरी यूट्रस का हाइट कितना है 20 सेंटीमीटर। नाउ वाई दैट 20 सेंटीमीटर इज इंपॉर्टेंट। मैं इसको बार बार क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि जो हाइट ऑफ यूटरस है वो जस्ट आफ्टर डिलीवरी कितना 20 सेंटीमीटर, एंड दैट 20 सेंटीमीटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमीटर। वाई है, बिकॉज जब हम प्रेगनेंसी में जब बात कर रहे होते हैं तो 20 सेंटीमीटर डायमीटर कब होता है, तो 20 सेंटीमीटर लेंथ होती है जब 20 वीक की प्रेगनेंसी होती है। तो 20 आई थिंक याद रखना इंपॉर्टेंट, ईजी है। तो 20 सेंटीमीटर डायामीटर, 20 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द यूट्रस व्हेन द प्रेगनेंसी इज 20 वीक का प्रेगनेंसी जस्ट। और 20 वीक का प्रेगनेंसी कहाँ दिखाई देता है, अम्बलाइकस जो है, नाभि जो है उसके जस्ट नीचे। तो 20 सेंटीमीटर का होगा जस्ट अम्बलाइकस के जस्ट नीचे। और 20 सेंटीमीटर कब दिखेगा यूट्रस का लेंथ, एट द टाइम ऑफ 20th वीक। तो 20th वीक पे जो यूट्रस जहाँ पे स्टैंड करता है लेंथ में, उसी जगह पे आ जाता है जस्ट आफ्टर द डिलीवरी। घुमा के कान को ऐसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, सारी बातें सेम है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द डायामीटर्स ऑफ यूट्रस। आई थिंक दैट वाज सिंपल पार्ट। नाउ व्हाट अबाउट द यूट्रस की कैपेसिटी, कि यूट्रस के अंदर स्पेस जो उसकी कितनी कैपेसिटी है। तो दोनों केस में याद रखना पड़ेगा कि सर जो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का कैपेसिटी जस्ट 10 ml होता है, बहुत छोटा सा यूट्रस होता है। बट जब ये प्रेगनेंसी होती है ना, तो प्रेगनेंसी में इसकी कैपेसिटी 5 लीटर तक जाती है, और ये मैक्सिमम 20 लीटर तक जा सकता है। क्योंकि 3-3, 4-4 बच्चे भी आपने क्वाड्रिप्लेट वगैरह देखे होंगे, तो ये 20 लीटर तक जा सकता है। लेकिन नॉर्मली हमसे कोई पूछेगा तो हम इसको 5 लीटर डिस्कस करेंगे। नाउ अगर मैं इस यूट्रस की अगर एक जनरल स्ट्रक्चर देखूँ ना, तो मैंने जनरल स्ट्रक्चर यहाँ पे साइड में बनाई है। ओके, जस्ट वेट अ सेकंड, ये थोड़ा सा स्किन आई थिंक आउट जा रहा है, मैं इसको थोड़ा सा अपनी औकात में ले आता हूँ। ओके, नाउ आई थिंक इट्स गुड। ओके, नाउ जब यूट्रस की हम एक जनरल स्ट्रक्चर की डिस्कशन करते हैं, तो मैंने 2 व्यू लिए। हमेशा 2 व्यू से समझ में आएगा कि एंटीरियर व्यू और एक लैटरल व्यू। कैसे समझना है, फीमेल को आप सामने से देख रहे हैं, तो सामने से देख रहे हैं तो यूट्रस कुछ ऐसा दिख रहा होगा, दैट पार्ट इज यूटरस, और यूट्रस के नीचे ये जो है ये वेजाइना है। ओके, तो प्लीज़ ना आप ना यूट्रस और वेजाइना के बीच में ना कन्फ्यूज़ ना हो, और मैं कन्फ्यूजन डिस्कस खत्म कर दूँ आपका। जस्ट इमेजिन करके चलो कि दैट फिस्ट दैट आई एम मेकिंग इज यूट्रस। ओके, दैट फिस्ट आई एम मेकिंग इज यूट्रस। आपको कुछ ऐसे समझ में चलना है इसको, दैट फिस्ट इज यूट्रस। ओके, ये वाला जो पार्ट है पूरा यूट्रस है, और यूट्रस का नीचे वाला पार्ट है। जस्ट इमेजिन कि दिस इज वेजाइना। वेजाइना इज एन बेसिकली होलो स्ट्रक्चर, और ये वेजाइना इस तरह से आके यूट्रस पे बंद हो जाती है। मैंने यहाँ पे बंद नहीं किया, इसको यहाँ पे बंद किया। मैंने बोला था ना कि वेजाइना थोड़ा सा ऊपर से कवर करती है, तो अगर आप इसको ऐसे यहाँ से देखोगे तो सर्विक्स आपको वेजाइना के अंदर से दिखेगी। नॉर्मली वेजाइना कॉन्स्ट्रक्ट होगी, लेकिन जैसे मैं स्पेकुलम लगाऊंगा, इंस्ट्रूमेंट लगाऊंगा, तो वेजाइना वाइड ओपन होगी, और वाइड ओपन होगी तो आपको क्या दिखेगा यहाँ से सर्विक्स। और सर्विक्स की जो ओपनिंग है वो ओपनिंग कहाँ पर जाके खुल रही होगी, दैट ओपनिंग विल ओपन इन योर यूट्राइन कैविटी। इज दैट ग्रेट। यहीं पर आपको फॉर्निक्स वाला पार्ट समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो इस फिंगर के ऊपर वाले पे एंटीरियर फॉर्निक्स, पोस्टीरियर फॉर्निक्स, अंदर लैटरल फॉर्निक्स अंदर थे। इज दैट ग्रेट, बहुत बढ़िया। सो जब एंटीरियर व्यू हम ले रहे हैं तो एंटीरियर व्यू में हमें जस्ट यूट्रस नॉर्मल दिखाई दे रहा है, लेकिन लेटरल व्यू में मैंने पोजीशन थोड़ी सी, आप देखेंगे ना, जब लेटरल व्यू हम डिस्कस करें तो लेटरल व्यू में देखो यार, मैंने थोड़ा सा अलग तरह से, थोड़ा सा टेढ़ा सा, वेजाइना को भी टेढ़ा बना रखा है। उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करें लेक्चर के एंड तक, तब आपको सारी क्लियर हो जाएगी मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने ये सारे डायग्राम बनाए। जिस डायमीटर्स के लिए मैंने बोला 9 सेंटीमीटर लेंथ बनाई है, 6 सेंटीमीटर इसकी विड्थ बनाई है, और थिकनेस कैसे बनाई है 3 सेंटीमीटर। तो आप ध्यान से देखो कि थिकनेस केवल हम कैसे नाप सकते हैं, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, क्योंकि थिकनेस तो आगे से पीछे की तरफ होगी ना, मोटाई तो मोटाई आगे से पीछे देखने के लिए आपको कौन सा व्यू लेना पड़ेगा, लेटरल व्यू। दैट्स व्हाई आई मेड दिस लेटरल व्यू हियर। ओके, तो दैट थिकनेस इज कितना 3 सेंटीमीटर। विड्थ तो आप सामने से ही नाप लो, कोई बड़ी बात नहीं है। 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर मैक्सिमम। आप बोलोगे यार ऊपर से नापे या नीचे से नापे, मैक्सिमम से नापना है, कॉर्नुआ टू कॉर्नुआ नापना है। यहाँ तक अगर बात खत्म हो गई तो हम यूट्रस के पार्ट्स की तरफ आते हैं। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस। वेट अ सेकेंड प्लीज़। ओके, ओके, ग्रेट। सो वेल एंड गुड। ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस और द पार्ट ऑफ यूट्रस, 3 पार्ट है पूरे यूट्रस में, 3 ही पार्ट है। जस्ट ऊपर बॉडी, स्थमस एंड द सर्विक्स। सर्विक्स बहुत सुना है आपने, बॉडी पूरा सुना है, स्थमस, तीनों पार्ट को मिला के हम क्या बोलते हैं, यूट्रस बोलते हैं। तो मैंने इसमें कलर कोडिंग की हुई है। इस इमेज को अगर आप देखेंगे ना, तो येलो वाला पार्ट क्या है, दैट इज़ ऑल बॉडी।
नीचे वाला जो पार्ट है दैट इज ऑल सर्विक्स, और इसके दोनों के बीच में जो बचता है दैट इज इस्थमस। तो इस्थमस तो बहुत पतला सा, लाइक 0.5 आधा सेंटीमीटर, कितना सा होता है आधा सेंटीमीटर, लाइक आप आधा आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाओगे। तो 0.5 सेंटीमीटर का पार्ट है इस्थमस, उसके ऊपर का जो सारा पार्ट है दैट ऑल इज बॉडी, और सारा नीचे का जो पार्ट है दैट ऑल इज सर्विक्स। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल दूंगा, तो सर्विक्स 5 सेंटीमीटर का होता है, और मैंने बोला था कि 0.5 सेंटीमीटर का होता है क्या, इस्थमस। तो बाकी का बचा हुआ जो सारा पार्ट है वो कौन सा वाला पार्ट है, बॉडी वाला पार्ट है। तो स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस जब हम देख रहे हैं तो उसके अंदर कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं हम, 3 पार्ट के अंदर, बॉडी ऊपर से चलो, देन इस्थमस, देन लास्ट पार्ट इज योर सर्विक्स वाला पार्ट। तो एक एक पार्ट हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले हम बॉडी डिस्कस करेंगे, देन इस्थमस, और देन सर्विक्स डिस्कस करेंगे, और हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जब हम यूट्रस को पढ़ रहे हैं तो यूट्रस को पढ़ने से पहले देख लें कि यार यूट्रस एक हॉलो स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आप मेंशन जब करना चाहेंगे ना, तो आप ये भी मेंशन करेंगे यूट्रस इज एन हॉलो एंड द मस्कुलर स्ट्रक्चर भी है। इसके अंदर होलो मतलब अंदर से खोखली से पूरी फील्ड स्ट्रक्चर नहीं, और मसल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है, क्योंकि चाइल्ड बर्थ में इसको काम करना है। तो जब हम इसकी लेयर की बात करें तो यूट्रस जब है तो यूट्रस के अंदर जो टोटल लेयर है 3 लेयर स्ट्रक्चर होती है। अगर आप अंदर से बाहर की तरफ चलेंगे तो सबसे बाहर की तरफ एक लेयर है, देन सेकंड नंबर पे एक लेयर है मेरे पास, और थर्ड नंबर पे एक लेयर है। तो यूट्रस की जो पूरी स्ट्रक्चर है वो 3 लेयर के ऊपर बनी हुई है, आउटर लेयर, मिडिल लेयर एंड द इनर लेयर। आउटर लेयर पेरीफेरी पे होती है, दैट्स वाई हमेशा उन्हें पेरी बोलते हैं, और मेट्रिया मतलब यूट्रस होता है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द पेरीमेट्रियम। तो पेरीमेट्रियम इज द आउटर लेयर, मिडिल लेयर जो है मसल की बनी हुई है, तो इसलिए इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे मायो, और मेट्रियम मतलब यूट्रस, तो मेट्रियम का मायो, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द मायोमेट्रियम लेयर, दिस इज द मिडिल लेयर, एंड द थर्ड एंड द लास्ट लेयर इज अंदर का मेट्रियम, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द एंडोमेट्रियम, एंड दिस इज द इनर लेयर। तो टोटल कितना लेयर हो गया, 3 लेयर। ऑब्वियसली बाहर से चलेंगे, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड द ऑब्वियसली एंडोमेट्रियम, दैट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग एवर यू कैन एवर लर्न। नाउ पेरीमेट्रियम जो लेयर है वो सीरस लेयर होती है, फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है, बाहर की तरफ होती है। ओके, इंपॉर्टेंट जो लेयर है विच इज़ दी मिडिल लेयर। मिडिल लेयर कंप्लीटली मस्कुलर लेयर है, और इस पूरी की पूरी मस्कुलर लेयर को जब आप प्रेगनेंसी के टाइम नॉर्मली जब चेक करोगे तो उसके अंदर इतना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पर ये पूरी की पूरी 3 लेयर की बन जाती है। तो मसल्स की कितनी लेयर लग जाती है, 3। ये तीनों जो मसल की लेयर लग रही है पूरी डिफरेंट टाइप की मसल्स है। ऐसा नहीं कि 3 लेयर बनी तो अलग अलग एक ही टाइप की मसल, नहीं, ये 3 डिफरेंट टाइप की मसल्स हैं। हम बाहर से अंदर की तरफ चलना शुरू करेंगे तो सबसे बाहर यहाँ पे जो मसल लगती है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल मसल। विच मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आर लाइक दिस, सीधा सीधा। देन दूसरे नंबर पे लगती है सर्कुलर मसल्स, तो सर्कुलर मसल्स आर लाइक दिस, एंड द आउटर लेयर इज लॉन्गिट्यूडनल मसल एंड द इनर लेयर इज सर्कुलर मसल। तो बीच में जो लगती है दैट आर इंटरलेशिंग मसल, इस टाइप की। वाई द इंटरलेशिंग मसल, इंटरलेशिंग मसल्स का मतलब कुछ इस तरह से क्रिस क्रॉस मैनर में, क्योंकि जब इसमें से ब्लड वेसल, जैसे कि ब्लड वेसल्स इमेजिन करके चलो कि जो मैं रेड कलर में बना रहा हूँ दीज आर ब्लड वेसल्स, और मैं ये ब्लू कलर में जो बना रहा हूँ इमेजिन करके चलो कि ये आपकी मसल्स है। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंगली क्या हो रहा होता है कि जो ये मसल फाइबर है ये इस तरह से बिछे होते हैं, मतलब एक दूसरे को क्रॉस करके, कौन सी लेयर में, मिडिल लेयर में, और जो ब्लड वेसल्स है वो इनके बीच में से निकलती है इस तरह से। इससे फ़ायदा क्या है कि चाइल्ड बर्थ हो गया। ओके, जब चाइल्ड बर्थ हो गया तो उस जगह से प्लेसेंटा हट जाएगा, और जब प्लेसेंटा उस जगह से हट चुका होगा तो वहाँ पे ब्लीडिंग होना चालू होगी, क्योंकि ब्लड वेसल्स ओपन है, जिसकी वजह से पोस्ट पार्टम हेमरेज होगा। डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग हो रही है दिस इज कॉल्ड द पोस्ट पार्टम हेमरेज। यहाँ पर जब इन मसल का कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा आफ्टर चाइल्ड बर्थ, तो ये जैसे ही मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आप ध्यान से सोचना कि इन मसल्स के बीच में ब्लड वेसल्स जा रही है, तो ये क्या कर देगी, उन ब्लड वेसल्स को लॉक कर देगी, बंद कर देगी। तो क्या ब्लीडिंग हो पाएगी, डेफिनेटली नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर। विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर, द मिडिल लेयर। Which layer? The middle muscular layer, which is called as the interlacing, muscles layer. सबसे बाहर कौन सी है सर, लॉन्गिट्यूडनल मसल। इनर में कौन सी है, सर्कुलर मसल। लेकिन जो मिडिल में है दैट इज कॉल्ड द इंटरलेशिंग, क्योंकि इंटरलेस करती है और उनके बीच में ब्लड वेसल्स निकलती है। इसी वजह से मैंने आपको बोला था कि इनके बीच में जब ब्लड वेसल्स निकल रही है, यहाँ के जो मसल फाइबर है वो किस मैनर में जमे हुए हैं, क्रिस क्रॉस में, ऐसे जो है इस मैनर में जो है यहाँ पे ब्लड जो है मसल फाइबर जुड़े हुए हैं। तो इनके बीच में जब ब्लड वेसल निकलेगी तो वो क्या करेगी, जैसे ही मसल कांटेक्ट होगी इन ब्लड वेसल्स को बांध देगी और ब्लीडिंग को स्टॉप करेगी। तो ये लाइगेट करने के काम आ रही है। जब हम बाहर से टिश्यू को बांधते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, लाइगेट करना। लेकिन वो नॉन लिविंग लाइगेचर है, हम जो बाहर से बांधते हैं, हमने जिंदा थोड़ा ना बांधा है। बॉडी में देखो ये कैसा नेचुरल लाइगेचर है,
लिविंग लाइगेचर है, जिंदा लाइगेचर है, दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिविंग लाइगेचर। तो अगर आपसे कोई पूछे क्वेश्चन कि विच लेयर ऑफ द मायोमेट्रियम इज कॉल्ड एज अ लिविंग लाइगेचर, देन यू हैव टू बी आंसर द इंटरलेसिंग मिडिल मायोमेट्रियम का लेयर। और अगर आपसे सिंपल कोई पूछो तो आप मायोमेट्रियम आंसर कर दो, उसमें और कोई डिटेल नहीं है। तो ओके, आई थिंक ये आप बहुत ईजिली बता पाएंगे। और ये किसको प्रिवेंट करने में काम आएगी? PPH, पोस्टपार्टम हेमरेज। और बाकी जब PPH हम पढ़ेंगे तो ये बहुत चीज़ें इजीली क्लियर हो जाएगी। तो फर्स्ट लेयर हमने डिस्कस की, दैट वाज पेरीमेट्रियम मेड अप ऑफ द दैट ऑब्वियसली fibrous tissue or the serous or layer. Myometrium is the middle layer which is made up of the muscles, and which muscles are there? बॉडी में 3 टाइप का मसल्स होता है, चाहे वो स्केलेटन मसल हो, चाहे वो कार्डियक मसल हो, और चाहे वो स्मूथ मसल्स हो। तो यहाँ पर स्मूथ मसल्स होते हैं, इनवॉलेंट्री मसल, जो मेरी इच्छा से काम नहीं करते हैं। नाउ व्हाट अबाउट द एंडोमेट्रियम लेयर विच ऑफ द मोस्ट इनर लेयर? इनर लेयर जो है ये म्यूकोसल लाइनिंग है। ऑब्वियसली कैविटी के अंदर जो खुलेगी वो कौन सी लेयर खुलेगी? यही वाली खुलेगी ना, कैविटी में तो यही दिख रही होगी। तो ये जो म्यूकोसल लाइनिंग बनाती है उसकी, और इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक लेमाइना प्रोपरिया और एक सर्फेस एपिथेलियम। लेमाइना प्रोपरिया, जो लेमाइना मतलब लेयर, जो प्रॉपर लेयर है वो तो ये है, इसके ऊपर एक सर्फेस एपिथेलियम और होती है। सर्फेस एपिथेलियम के साथ प्रॉब्लम क्या है कि सर्फेस एपिथेलियम एक सिंगल लेयर होती है, और कौन सी एपिथेलियम होगी? यही तो कैविटी में होगी, तो ये म्यूकोसल लेयर। इससे ऊपर क्वेश्चन देखेगा कौन सा? सीलिएटेड कोलामनार एपिथेलियम। कौन सी एपिथेलियम है? सीलेटेड कोलामनार एपिथेलियम। लेकिन अगर आपने याद रखना है तो आप प्लीज़ याद रखेंगे कोलामनार एपिथेलियम। वाई कोलामनार एपिथेलियम? क्योंकि इसके ऊपर जो सीलिया लग रहे हैं, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आएंगी तो सीलिया, जब ये लेयर शेड होगी, टूटेगी, तो यही तो एंडोमेट्रियम तो टूट रही होती, तो ये एंडोमेट्रियम जो टूटेगी तो सीलिया भी चले जाएंगे। दैट्स वाई अगर आपको आंसर करना तो आप प्लीज़ कोलामनार एपिथेलियम याद रखें। और अगर ऑप्शन में कोलामनार नहीं है तो आप प्लीज़ सीलेटेड कोलामनार एपिथेलियम क्वेश्चन में ढूंढें या फिर ऑप्शंस में ढूंढें। ओके, यहाँ पर अभी तक जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो अभी तक मैं आपको 3 एपिथेलियम बताया हूँ। बल्वा के ऊपर मैंने आपको केराटिनाइज्ड बताई थी, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम। लेकिन जैसे ही हम वेजाइना में आए तो केराटिनाइज्ड हट गया, तो क्या हो गया? नॉन केराटिनाइज्ड या फिर सिंपली स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम। उसके ऊपर जो हम यूट्रस के अंदर आए तो यूट्रस के अंदर आपको कौन सी मिल रही? कोलामनार एपिथेलियम। कोलामनार, और प्रिसाइसली कहना चाहो तो सीलिएटेड कोलामनार एपिथेलियम। लेकिन सीलिया के साथ प्रॉब्लम क्या है कि सीलिया हमेशा मेंटेन नहीं रहेंगे, वो टूट जाएंगे। कब टूट जाएंगे? वहाँ पे केराटिन हमेशा होगा, वहाँ पे नॉन केराटिनाइज्ड हमेशा होगा, लेकिन यहाँ पे सीलिया टूट जाएंगे जब मेंस्ट्रुएशन सारे होंगे 4-5 दिन के लिए, जब पूरा का पूरा एंडोमेट्रियम टूट रहा होगा। तो एंडोमेट्रियम के भी 2 पार्ट है, एक लेमाइना प्रोपरिया, दूसरा सर्फेस एपिथेलियम। सर्फेस एपिथेलियम जो है वो किसकी है? कोलामनार एपिथेलियम की। तो आपको ये वाला आंसर करना है। इज दैट ग्रेट? ये हमने तीनों लेयर पढ़ ली, ये पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड दी एंडोमेट्रियम। अगर यहाँ तक कहानी क्लियर है तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं और बॉडी वाले पार्ट को थोड़ा सा और डिस्कवर कर सकते हैं। ये वाले इमेज को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये पूरा का पूरा यूट्रस की स्ट्रक्चर को बड़े अच्छे से समझाता है जो मैंने बनाई है। ओके, यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैंने आपको पहले ही समझाया था कि यूट्रस को हम 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर रखा है इसको। मैंने एक येलो, फिर देन रेड, देन ग्रीन, देन येलो, देन लाइट ब्लू। कहने का मतलब मैंने 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जो कि मुझे डिवाइड कितने पार्ट में करना था? 3 पार्ट के अंदर। कितने पार्ट में डिवाइड करना था? 3 पार्ट में। तो इस बात को आप ऐसे समझें कि जो मैंने डिवीजन किया है, ये डिवीजन कुछ अलग तरह से किया है, तो इस डिवीजन को करेक्ट करने का मेरे पास तरीका है, डेफिनेटली तरीका है। तो कैसे करेक्ट करूँगा अभी देखना आप मेरे को, इस चीज़ को मैं कैसे करेक्ट करता हूँ। ग्रेट। नाउ जब मैं करेक्शन की बात कर रहा था, आप ध्यान से देखो, और मैंने इस पूरी की पूरी यूट्रस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। और 3 पार्ट को कैसे समझना है आपको? ब्लैक लाइन से। मैंने एक ब्लैक लाइन यहाँ पे बनाई है, प्लीज़ देख रहे हैं, मैंने दूसरी ब्लैक लाइन यहाँ बनाई है। तो 3 पार्ट ऐसे है कि एक ब्लैक लाइन के ऊपर वाला पार्ट पहला है, दोनों ब्लैक लाइन के बीच का पार्ट है दूसरा है, और तीसरी ब्लैक लाइन के नीचे वाला पार्ट तीसरा है। ये तो ब्लू कलर में क्या बनाया था? ये फेलोपियन ट्यूब है दादा। यूट्रस से जो फेलोपियन ट्यूब निकल रही होती है वो है ना ये तो ये फेलोपियन ट्यूब है, इसको ऐसे समझो। तो मैंने इसको इसलिए अलग कलर से बनाया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो इस फेलोपियन ट्यूब के लेवल की बात कर रहे हैं, तो लेवल देख के बात कर लाला, और लेवल देख के जब तू बात करेगा ना तो ये इंपॉर्टेंटली समझ पाएगा कि फेलोपियन ट्यूब के लेवल के ऊपर का जो कलर है मैंने येलो रखा है, बहुत बढ़िया, और फेलोपियन ट्यूब के नीचे के लेवल जो है मैंने रेड रखा है। लेकिन है तो पूरा का पूरा एक ही पार्ट ना ये, दैट होल पार्ट इज कॉल्ड एज द बॉडी। ये हम पहले भी डिस्कस करके आए। तो इसका मतलब अब आप समझ गए कि ये राजकुमार जी बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, एक फेलोपियन ट्यूब के लेवल के ऊपर वाला और एक फेलोपियन ट्यूब के लेवल के नीचे वाला, लेकिन स्थमस से ऊपर वाला। ओके, तो ऊपर वाला जो पार्ट है दैट पार्ट इज कॉल्ड एज द फंडस, और नीचे वाला जो पार्ट है तो बॉडी, लेकिन ये बॉडी प्रॉपर में बॉडी है। तो बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट इज फंडस एंड द सेकंड इज बॉडी प्रॉपर। इन दोनों को मिला के आप क्या बोलते हैं? बॉडी वाला पार्ट।
तो एक्चुअली में जो आपने लेवल डिसाइड किया, ये लेवल किससे डिसाइड किया? इस फैलोपियन ट्यूब से, कि फैलोपियन ट्यूब यूट्रस पे कहाँ से निकल रही है, और जिस जगह से फैलोपियन ट्यूब निकलती है दैट पार्ट ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड एज द कॉर्नर ऑफ यूट्रस और ऑल्सो कॉल्ड एज द कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एवर। तो व्हाट इज द कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस? कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस इज द पॉइंट जहाँ से फैलोपियन ट्यूब निकलती है। और भी स्ट्रक्चर निकलेगी, वो क्या निकलेगी वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। यहाँ से 3 स्ट्रक्चर निकलेगी, मैं बताऊँगा बाद में। ग्रेट। अब ध्यान से समझो, मैंने बोला कि ये जो ऊपर का लाइन का पार्ट है दैट ऑल पार्ट इज बॉडी, और बॉडी में पहला पार्ट फंडस है और दूसरा पार्ट क्या है? बॉडी प्रॉपर है। फंडस कैसे डिसाइड किया हमने? तो फंडस इज बेसिकली पार्ट अबव द कॉर्नुआ, और ये किस शेप का दिख रहा है आपको? तो गुंबद के शेप का या फिर डोम शेप का दिख रहा है, दैट्स व्हाई इट इज ए डोम शेप पार्ट। ये फ्लैट नहीं होना चाहिए और इस तरह का भी नहीं होना चाहिए, होगा तो क्या होगा वो आगे डिस्कस करेंगे। अभी फंडस किस शेप का होता है? डोम शेप का। फंडस की जो हाइट है वो ऑलमोस्ट 1.5 सेंटीमीटर होती है, और उसके नीचे जो बचा वाला पार्ट है दैट पार्ट इज कॉल्ड एज दी बॉडी प्रॉपर। ओके, और बॉडी प्रॉपर की लेंथ है कितना? 3.5 सेंटीमीटर। तो टोटल जो बॉडी बन जाती है वो कितने सेंटीमीटर की बन जाती है? 5 सेंटीमीटर की। तो मैंने येलो वाला पार्ट जो है वो फंडस को बताया है, रेड वाला पार्ट जो है बॉडी प्रॉपर को बताया है। दोनों को मिला के फंडस और बॉडी प्रॉपर, और दोनों को मिला के आपने क्या बनाया? 5 सेंटीमीटर का। ये मैंने येलो आधा और आधा रेड कर रखा है, इट मीन्स ये दोनों का पार्ट है। दैट इज ऑल बॉडी। आई थिंक बॉडी सिंपल है, क्लियर हो गई। नाउ आफ्टर दैट बॉडी वाला पार्ट, अब ध्यान से देखो कि बीच में कैविटी है जिसको मैंने कलर कर दिया, लेकिन मुझे इसे कलर करना चाहिए क्या? डेफिनेटली मुझे इसे कलर नहीं करना चाहिए। तो क्यों मुझे इसे कलर नहीं करना चाहिए? क्योंकि सर बॉडी प्रॉपर वाला पार्ट केवल ये है, वो तो अंदर की खाली कैविटी है ना, तो दैट कैविटी इज कॉल्ड एज दी यूटराइन कैविटी। अब मैं आपके सामने मेंशन कर पाया हूँ इस चीज़ को, ताकि मुझे अच्छा लग रहा है। ग्रेट। दूसरा पार्ट इस लाइन के नीचे जो है उसको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, सबसे लास्ट वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं। क्योंकि इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के बीच में जो पार्ट है दैट 1.5 सेंटीमीटर का पार्ट, दिस इज़ नॉट 1.5 सेंटीमीटर का पार्ट। मैंने पहले भी बोला था ये कितने सेंटीमीटर का है? 0.5 सेंटीमीटर का। राइटिंग मिस्टेक है सर, हो जाती है, माफ़ करें। तो दैट 0.5 सेंटीमीटर का पार्ट इज कॉल्ड एज द कॉन्स्ट्रिक्टेड, बहुत सकड़ा सा नैरो सा पार्ट होता है बिटवीन द बॉडी प्रॉपर एंड द सर्विक्स, क्योंकि इसके नीचे सर्विक्स चालू हो जाएगी, तो सर्विक्स और बॉडी प्रॉपर के बीच में दैट पार्ट इज कॉल्ड एज द स्थमस। तो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ यूट्रस, जिसको हम यहीं खत्म कर देंगे। इस यूट्रस के स्थमस का काम क्या है? तो ये स्थमस जब डिलीवरी हो रही होगी ना, तो ये पूरा का पूरा यूट्रस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। डिवाइड इन होने का मतलब अलग अलग नहीं हो जाता, पूरा का पूरा यूट्रस में 2 पोल बन जाते हैं, एक अपर पोल और एक नीचे लोअर पोल, जिन्हें हम सेगमेंट कहते हैं। ऊपर वाले को अपर यूट्राइन सेगमेंट कहेंगे, यूट्रस का अपर सेगमेंट, और नीचे वाले को हम बोलेंगे लोअर यूट्राइन सेगमेंट, ताकि अपर यूट्राइन सेगमेंट जब कॉन्ट्रैक्शन करे तो लोअर यूट्राइन सेगमेंट रिलैक्स करे और बेबी नीचे की तरफ आ जाए, क्योंकि दोनों अगर सेगमेंट कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो बेबी तो बीच में फंस जाएगा ना। ग्रेट। तो दैट्स वाई यहाँ पर 2 सेगमेंट बनेंगे, फर्स्ट इज अपर यूट्राइन सेगमेंट एंड द सेकंड इज लोअर यूट्राइन सेगमेंट। और यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट है वो बनाने का काम किसका है? स्थमस का। तो स्थमस फॉर्म्स दी लोअर यूट्राइन सेगमेंट, और एक कब बनना चालू हो जाता है? लोअर यूट्राइन सेगमेंट स्टार्ट टू फॉर्म आफ्टर दी 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब 12 वीक, प्रेगनेंसी के 12वें वीक के बाद ही, 12वां वीक का मतलब तीसरे मंथ के बाद, चौथे महीने की स्टार्टिंग से ही बनना चालू हो जाता है। सो दैट इज स्थमस। स्थमस की हाइट कितनी बताई थी मैंने बोला था स्टमक की नॉर्मल हाइट कितनी बतानी है आपको? 0.5 सेंटीमीटर, लेकिन चेंज होती है जब प्रेगनेंसी होती है, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे बढ़ना शुरू होती है और 5 सेंटीमीटर तक जाती है, लेकिन जब लेबर हो रहा होता है तो थोड़ा सा और स्ट्रेच करता है और ये 10 सेंटीमीटर तक हो जाएगा। सिंपल सी बात है, रिहाना करो भाई, तो यहाँ से यहाँ तक जाता है ये 10 गुना हो जाता है, और यहाँ से यहाँ ये जस्ट डबल हो जाती है इसकी लेंथ, है ना। तो 3 चीज़ें याद रखेंगे, स्थमस का काम क्या है। अभी के लिए, बाद में बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करते रहेंगे, अभी आप पे ज़्यादा बर्डन ना है, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी बात बता रहा हूँ। ये 2 पार्ट हमने डिस्कस कर ली, क्या हम बॉडी समझ पाए? डेफिनेटली फंडस और बॉडी प्रॉपर वाला पार्ट, एंड बीच वाला स्थमस हम समझ पाए। क्यों नहीं समझेंगे अगर आप समझा रहे हैं तो। तीसरा वाला पार्ट जो इस लाइन से नीचे है दैट 2.5 सेंटीमीटर का, प्लीज़ मेंशन इट, 2.5 सेंटीमीटर का पार्ट। तो टोटल कितना हो गया? 5 और 2.5 और 5, मतलब ये 3, ये टोटल 3 हो गया, और 5 और 3 8, और लमसम हमने ये बोला था कि यूट्रस की लेंथ कितनी होती है? 8 सेंटीमीटर। 9 हमने याद रखने का तरीका बनाया था, हमने प्रॉपर कितनी बोली थी? 8 साढ़े 8। सो दैट इज ऑल 8 सेंटीमीटर। ओके, नाउ दिस इज 2.5 सेंटीमीटर वाला पार्ट। तो सर ये बीच में हमने लाइन बनाने का अब क्या पर्पज है? ये पूरा का पूरा सर्विक्स है ना, ये 2.5 सेंटीमीटर कहाँ है? तो सर्विक्स ही, लेकिन इसको 2 पार्ट में क्यों डिवाइड किया? तो याद करो मेरी पहली वाली लाइन, मैंने क्या बोला था कि सर्विक्स से वेजाइना आके जुड़ेगी, और वेजाइना यहाँ से आके नहीं जुड़ती है, वेजाइना थोड़ा ऊपर से जुड़ती है।
तो वजाइना सर यहाँ से जुड़ती है। तो आप प्लीज़ अगर ध्यान से देखेंगे ना तो सर्विक्स का कुछ पार्ट तो वजाइना के अंदर चला जाता है और कुछ पार्ट वजाइना के बाहर रह जाता है। सो दैट्स वाई मैंने सर्विक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक पार्ट जो वजाइना के अंदर होगा और एक पार्ट जो वजाइना के बाहर होगा या फिर वजाइना के ऊपर होगा। इज दैट ग्रेट? दैट्स वाई द सर्विक्स इज बेसिकली लोअर मोस्ट लास्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस विच इज द 2.5 सेंटीमीटर का पार्ट। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक एक्सो एंड दूसरा एंडो। एंडो मतलब अंदर, किसी चीज़ के अंदर, किसके अंदर? तो वजाइना के अंदर। तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द पोर्शन ऑफ वजाइना, ये वजाइना का ही पोर्शन है। सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द पोर्सियो वजाइनलिस। दिस इज कॉल्ड दी पोर्सियो वजाइनलिस। देखा कितनी इजीली समझ में आ गया? कुछ याद कर, रोट लर्निंग करनी है क्या? नहीं, जस्ट हमने वर्ड समझ रहे हैं, बहुत इजीली समझने। इसी तरह से सिलेक्शंस निकलेंगे आपके। एंडो सर्विक्स एंड द एक्सो। एक्सो मतलब बाहर, किसके बाहर? वजाइना के बाहर। तो वजाइना के बाहर नीचे होगा या ऊपर होगा? तो ऊपर। ऊपर के लिए हम वर्ड करते हैं सुप्रा। सो दैट्स वाई दैट पार्ट इज कॉल्ड द सुप्रा वजाइनल। तो सर्विक्स कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 2, सुप्रा वजाइनल सर्विक्स और द पोर्सियो वजाइनल सर्विक्स, ऑल्सो कॉल्ड द एक्सो एंड द एंडो सर्विक्स। टोटल सर्विक्स का लेंथ कितना था? 2.5। जस्ट आपने क्या करना है? आधा आधा कर देना है, 1.25 एंड द 1.25। तो इन दोनों का लेंथ कितना है? 1.25 एंड द 1.25। मैंने लिखा भी है कि ये नियर यूट्रस होता है और ये इनसाइड वजाइना होता है। एक्सो सर्विक्स तो यूट्रस के नीचे ही होगा ना, यूट्रस के पास होगा, या फिर ऐसे लिख दो कि अबव वजाइना, एक ही बात है। सो दैट आई थिंक मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको बड़ी इजीली ये इतना जो पोर्शन है मैं समझा पाया हूँ। ये साइड में क्या लिखा हुआ है तो पर समझ लेते हैं। ये मैंने लिखा था फंडस वाला पार्ट, चलो ये वाला पार्ट भी हम समझ चुके। अब ये वाला पोर्शन, दैट साइट मैंने जो आपको बताई थी जहाँ से फेलोपियन ट्यूब जुड़ती है, तो दिस पार्ट इज कॉल्ड द कॉर्नु ऑफ यूट्रस। कॉर्नर है तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉर्नु ऑफ यूट्रस। लेकिन राजकुमार, इस कॉर्नु ऑफ यूट्रस से 3 चीज़ें जुड़ती है, 3 चीज़ जुड़ती है। और 3 को याद रखने का तरीका है क्या? आरटीओ। आपने मोटरसाइकिल उठाई, रोड पे चले, रोड पे जाके आपको किसने पकड़ लिया? आरटीओ वालों ने पकड़ लिया। और आरटीओ वालों ने आपसे 3 दस्तावेज मांगे। क्या क्या मांगे? आर, टी एंड द ओ। सो 3 स्ट्रक्चर यहाँ पे जो जुड़ती है वो कौन कौन सी है सर? एक तो है लिगामेंट, विच लिगामेंट? द राउंड लिगामेंट। द सेकंड इज फेलोपियन ट्यूब एंड द थर्ड थिंग इज ओवेरियन लिगामेंट। फर्स्ट इज राउंड लिगामेंट, फेलोपियन ट्यूब एंड दी ओवेरियन लिगामेंट। ओ स्टैंड फॉर, सॉरी, आर स्टैंड फॉर, आर मतलब आरटीयू से याद रखेंगे आप। आर स्टैंड फॉर राउंड लिगामेंट, टी स्टैंड फॉर ट्यूब, विच ट्यूब? फेलोपियन ट्यूब एंड द ओ स्टैंड फॉर ओवेरियन लिगामेंट। हम इसको एंटीरियर से पोस्टीरियर देख रहे हैं, मतलब अगर फीमेल में आगे से देखेंगे तो इस कॉर्नर में सबसे पहले राउंड लिगामेंट आ जाएगा, देन फेलोपियन ट्यूब, और पीछे की तरफ से क्या जुड़ी होगी? ये डायरेक्शन कैसे है? एंटीरियर टू पोस्टीरियर। मोस्ट एंटीरियर में क्या होगा? राउंड लिगामेंट। बीच में क्या होगी? फेलोपियन ट्यूब, और ओवेरियन लिगामेंट सबसे पीछे होगा। क्यों हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं? बिकॉज जब बैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी जब सर्जरी की बात आती है तो फीमेल में जो की जाती है विच इज ट्यूबेक्टोमी। व्हाट इज ट्यूबेक्टोमी? ट्यूबेक्टोमी इज ए मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन और द कॉन्ट्रासेप्शन, परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन, बंधीकरण का परमानेंट तरीका है, जिसमें क्या करेंगे? हम फेलोपियन ट्यूब को बांध देंगे या फिर तोड़ देंगे, काट देंगे। तो उस केस में फेलोपियन ट्यूब पहचान में आनी चाहिए ना। तो फेलोपियन ट्यूब कैसे पहचानेंगे भाई? यहाँ से जो ट्यूब निकल रही है फेलोपियन ट्यूब। लेकिन अब ध्यान से, आज की डेट में आप ये बात जानते हो कि यहाँ से एक नहीं 3 स्ट्रक्चर निकलती है। तो अगर डॉक्टर ने राउंड लिगामेंट बांध दिया तो स्टरलाइजेशन होगा? नहीं होगा। अगर डॉक्टर ने ओवेरियन लिगामेंट बांध दिया तो कोई बात होगी? कुछ को नहीं होगा। क्या बंधना चाहिए? फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब कैसे आइडेंटिफाई होगा? बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से एक तरीका ये है कि राउंड लिगामेंट और ओवेरियन लिगामेंट के बीच में होगी। राउंड लिगामेंट एंटीरियर में होगा, ओवेरियन लिगामेंट पोस्टीरियर में होगा, तो मिडिल में क्या होगा? फेलोपियन ट्यूब। इज दैट ग्रेट? दिस इज द कॉर्नु ऑफ यूट्रस। क्या होते हैं राउंड लिगामेंट? फेलोपियन ट्यूब तो आप जानते हैं, फेलोपियन ट्यूब तो ट्यूब है, यहाँ से निकलेगी, ओवेरी के ऊपर जाके खत्म होगी। व्हाट अबाउट राउंड लिगामेंट, द ओवेरियन लिगामेंट? अगर आप समझदार बच्चे हैं ना, और अगर आप अच्छे बच्चे हो तो आप ये बात जानते होंगे। जब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था बल्बा का, क्या कह रहे हो आगे, इतना आगे नहीं आना? नहीं, मैं इतना आगे बोलूँगा। मैं कह रहा हूँ कि जब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर बल्बा का पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि जो मॉन्स पीविस वाला पार्ट है, इस मॉन्स पीविस पे उसके जस्ट नीचे लेबिया मेजोरा है, और लेबिया मेजोरा जहाँ पर ऊपर एंटीरियर साइड में जब जॉइंट होते हैं तो उस लेबिया मेजोरा के एंटीरियर जॉइंट पे आके क्या जोड़ता है? राउंड लिगामेंट। तो राउंड लिगामेंट राजकुमार एक जगह से शुरू होता है, दूसरी जगह खत्म होता है। दूसरी जगह जहाँ खत्म होता है वो मैंने आपको अभी भी बताई है, लेबिया मेजोरा के ऊपर एंटीरियर में। लेकिन शुरू कहाँ से होता है? अब आप जानते हो शुरू कहाँ से हो रहा है। तो राउंड लिगामेंट शुरू यहाँ से होता है, ख़त्म कहाँ पे होता है ये आप जानते हो। ठीक है, काम क्या है इसका? तो यूट्रस को सपोर्ट देगा ना, यूट्रस को होल्ड करके रखा हुआ है एक जगह पे। सेकेंड थिंग इज फेलोपियन ट्यूब जानेंगे ना। व्हाट इज ओवेरियन लिगामेंट? ओवेरियन लिगामेंट के नाम से कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि ओवेरी से रिलेटेड है, डेफिनेटली ओवेरी से रिलेटेड है। कैसे है? इतनी सी जगह का इस्तेमाल करते हुए ये डॉक्टर साहब आपको समझाएंगे। देखो कैसे, ये यूटरस है मान के चलो, ये यहाँ पर ओवेरी है, ये फेलोपियन ट्यूब है।
तो ओवरी की हवा में लटक रही है क्या? नहीं राजकुमार, इस ओवरी को कनेक्ट करके रखता है यही ओवेरियन लिगामेंट। दैट लिगामेंट इज कॉल्ड एज द ओवेरियन लिगामेंट। तो ओवेरियन लिगामेंट यहाँ से निकलता है और ओवरी से जाके चिपक जाता है, तो ओवरी उससे लटक जाती है। लेकिन ऐसे तो ओवरी नीचे गिर जाएगी। तो एक लिगामेंट और है जो ओवरी को लेटरल पेल्विक की साइड की वॉल से कनेक्ट करता है, विच इज कॉल्ड द सस्पेंसरी लिगामेंट, जो आगे हम चल के डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जो ओवेरियन लिगामेंट था वो मैं आपको समझा चुका हूँ। ओके, आई थिंक ये पेज में हम पूरी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। अगले पेज की तरह जो मूव करेंगे तो मैं सर्विक्स के बारे में थोड़ी सी और डिटेल बताना चाहूँगा, क्योंकि सर्विक्स के रिगार्डिंग हम एक सर्वाइकल कैंसर टॉपिक पढ़ेंगे, विच इज द आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमेशा क्वेश्चन चमकते हैं, तो एक बार अभी तो हम यहाँ से चीज़ें समझें। हाउ थिंग्स आर वर्किंग, जस्ट लुक एट दिस पार्ट। ये मैंने केवल सर्विक्स बनाई है। रेड कलर में जो है दिस इज वेजाइना, ऊपर जो ये ग्रे कलर में है दिस इज स्थमस, और स्थमस के जस्ट नीचे जो ब्लू कलर में मैंने बनाया है दैट ऑल इज सर्विक्स, और इसके नीचे जो मैंने ब्लैक कलर में बनाया ये भी सर्विक्स है। लेकिन आप समझ गए होंगे कि ये सर कौन सा सर्विक्स है? एंडो सर्विक्स। एंडो सर्विक्स नहीं, दिस इज एक्जो सर्विक्स, दिस इज एक्जो सर्विक्स, तो दिस इज एंडो सर्विक्स। एंडो मतलब अंदर का सर्विक्स और ये बाहर का सर्विक्स। आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि हम कुछ गलती करके आए हैं, डेफिनेटली गलती करके आए हैं ना, बिल्कुल गलती करके आए हैं। देखो क्या गलती की हमने। ओके, यहाँ देखो हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन गलत कर दिया ना। ये जो सुप्रा वेजाइनल सर्विक्स है, वेजाइना की जो ऊपर है वो अंदर का सर्विक्स है ना, अंदर मतलब वेजाइना के अंदर का, तो दिस इज कॉल्ड द एंडो सर्विक्स। और ये जो है इसको लिखना था हमको क्या? एक्सो सर्विक्स। आपको चिल्लाना था उसी टाइम पे, अगर आप चिल्लाते तो मैं उसी टाइम सही कर देता। एक्सो मतलब बाहर का, यूट्रस के बाहर का सर्विक्स है, ओके, जो कि वेजाइना के अंदर है। चलो अभी गलती दूर हो गई, तो यहाँ पर भी हमने कैच हो गया ना हमसे, देखो दूसरी जगह पता चल गया अपने आप ही। सो दैट सर्विक्स इज एंडो सर्विक्स, दैट सर्विक्स इज एक्जो सर्विक्स। एक्जो मतलब बाहर का सर्विक्स, वेजाइना के बाहर, और ये सर्विक्स कहाँ का सर्विक्स है? अंदर का सर्विक्स है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द एंडो सर्विक्स। दैट ग्रेट। इन सर्विक्स के बीच में जो स्पेस है दैट सर्विक्स स्पेस इज कॉल्ड द सर्विक्स का कैनाल और द सर्वाइकल कैनाल। और सर्वाइकल कैनाल की शेप कैसी होती है? तो सिलेंड्रिकल या फिर पायरीफॉर्म शेप का होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर दो ओस और ओपनिंग होती है। एक ओपनिंग जो सर्वाइकल कैनाल के ऊपर जब सर्विक्स शुरू हो रहा है तो उस जगह जो ओएस होता है दैट इज कॉल्ड द इंटरनल ओएस, और जो बाहर की तरफ जो ओएस होता है दैट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल ओएस। तो सर्विक्स की स्ट्रक्चर में कितने ओएस होते हैं? दो ओएस, एक इंटरनल ओएस और एक एक्सटर्नल ओएस। अभी के लिए हम एंडो सर्विक्स को सुप्रा वेजाइनलिस भी बोलेंगे और एक्सो सर्विक्स को हम पोर्चियो वेजाइनलिस भी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे मैं समझा चुका। इंटरनल ओएस होता क्या है, कहाँ पे होता है? तो इंटरनल ओएस की दो डेफिनेशन है। आप एनाटॉमी के हिसाब से डेफिनेशन देना चाहते हो, हिस्टोलॉजी के हिसाब से? हिस्टोलॉजी मतलब टिश्यू वाइज, टिश्यू के हिसाब से। अभी हम पहले एनाटॉमी के हिसाब से देखते हैं कि एनाटॉमी के हिसाब से IOS मतलब इंटरनल ओएस कहाँ पे होता है? तो इंटरनल ओएस वहाँ पे होता है जहाँ पर एंडोमेट्रियम जो कैनाल है वो सर्वाइकल कैनाल में बदल जाती है। मतलब इससे पहले तो एंडोमेट्रियम की कैनाल थी ना, मतलब यूट्रस की कैनाल थी, यहाँ पे सर्विक्स की कैनाल चालू हो गई। तो जिस जगह एंडोमेट्रियम की कैनाल सर्विक्स की कैनाल जगह खत्म हो गई दैट पार्ट इज कॉल्ड द इंटरनल ओएस। लेकिन टिश्यू वाइज ऐसा नहीं बोलते। टिश्यू वाइज हम ऐसा बोलते हैं कि जहाँ पर एपिथेलियम चेंज हो जाती है। कैसे एपिथेलियम चेंज होती है? ध्यान से सुनना। यूटरस में अलग टाइप की एपिथेलियम है। कौन सी एपिथेलियम है? कोलामनर एपिथेलियम। विच एपिथेलियम इज देयर? कोलामनर एपिथेलियम। लेकिन सर्विक्स में कोलामनर एपिथेलियम नहीं होती है। तो कौन सी होती है वो हम थोड़ी देर में बताते हैं आपको। तो कहने का मतलब एक पॉइंट ऐसा आ रहा होगा जहाँ पर एपिथेलियम कोलामनार से किसी दूसरे टाइप के एपिथेलियम में चेंज हो रही होगी, और जिस पॉइंट पे चेंज होती है उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? इंटरनल ओएस। लेकिन ये टिश्यू वाइज है। टिश्यू वाइज माने हिस्टोलॉजिकल। तो इंटरनल ओएस की दो डेफिनेशन है। हिस्टोलॉजिकल अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो आपको ये बताना है कि हिस्टोलॉजिकली जहाँ पे टिश्यू या फिर टिश्यू जहाँ पे चेंज हो रहा है, एपिथेलियम जहाँ पे चेंज हो रही है। लेकिन एनाटॉमिकल आप बता पाओगे कि जहाँ पर सर्वाइकल कैनाल चालू हो जाए। ओके, व्हाट अबाउट द एक्सटर्नल ओएस? एक्सटर्नल ओएस को आप जब परिस्पेकुलम, ये एक्सटर्नल ओएस तो बाहर वाला पार्ट है, इसमें तो कितना लोड है नहीं। जब हम इसको स्पेकुलम से चेक करते हैं, यहाँ पर जब हम स्पेकुलम लगा के पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन के थ्रू जब इसको देखते हैं एक्सटर्नल ओएस की, तो एक्सटर्नल ओएस की शेप दिखाई कैसी देती है? देखो डिपेंड करता है। अगर आप किसी नल्ली पैरस वुमन में देख रहे हैं, नल्ली वुमन मतलब किसी नल्ली पैरेटी वुमन जिसकी अभी तक कोई प्रेगनेंसी नहीं हुई है, ओके, अगर उस वुमन में अगर आप चेक कर रहे हैं तो ये पिन पॉइंट और सर्कुलर टाइप का दिखाई देगा, ऐसा गोल। लेकिन अगर किसी फीमेल में मल्टीपैरिटी हो चुकी है, यानी कि जिसकी डिलीवरीज वगैरह हो चुकी है पहले, तो ये स्लिट लाइक या फिर ट्रांसवर्स अपीयरेंस का आपको दिखाई देगा। इज दैट ग्रेट? बहुत बढ़िया। अगर ये समझ में आ गया तो हम आगे चल सकते हैं और आगे चल के यहाँ पर गेम ऑफ एपिथेलियम इन सर्विक्स समझ सकते हैं। ओके, जस्ट वेट ए सेकेंड। ओके,
सो व्हाट वाज आई सेइंग कि ये इन एक्सटर्नल ओएस जो है वो पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन पे उसकी शेप मैंने आपको बताया कि पिन पॉइंट या फिर सर्कुलर दिखाई देता है नल्ली पेरिस वुमेन में, और थोड़ा सा स्लिट लाइक ट्रांसफर या फिश माउथ अपीयरेंस आ जाती है इन केस ऑफ मल्टी पेरिस वुमेन। ओके, नाउ ऑफ सर्विक्स को देखते हैं कि ये जो गेम ऑफ एपिथेलियम है ये सर्विक्स साली चेंज कैसे हो रही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो राजकुमार, ये जो आप इमेज देख रहे हो ना, ये स्पेकुलम एग्जामिनेशन है। ये देखो, ये मेटल का लग रहा है ना, स्पेकुलम है। स्पेकुलम से हम वेजाइना को बाइट करके फिर अंदर देख रहे हैं, तो क्या देख पा रहे हो, दैट इज सर्विक्स। ये जो दिख रहा है ना, ये ऐसा लग रहा है ना कुछ कि बाहर निकल रहा है ये इस बॉल के अंदर से, तो ये पूरा वेजाइना था। इस वेजाइना में जो बाहर निकल रहा है दैट इज सर्विक्स। तो सर्विक्स का कुछ पार्ट है ना वेजाइना के अंदर है ना, दैट इज कॉल्ड द पोर्सियो वेजाइनस। तो आप क्या बोल पाओगे, क्या ये एक्सो सर्विक्स है, एंडो सर्विक्स है? तो दिस इज एक्सो सर्विक्स। एंडो सर्विक्स तो अंदर का सर्विक्स है। ओके, बहुत बढ़िया। यहाँ पर ये अपीयरेंस दिख रही है, दिस इज स्लिट लाइक, इट मीन्स ये कैसा, ये दिख रहा है आपको फिश माउथ अपीयरेंस दिख रही है ऐसी। सो ये कौन सी वुमन होगी, मल्टी पैरिटी होगी या नल्ली पैरेट होगी? नल्ली पैरिस होगी, इसका मतलब प्रेगनेंसी हो चुकी है, डेफिनेटली इस फीमेल में प्रेगनेंसी हो चुकी है। अब यहाँ पर एपिथेलियम का गेम समझते हैं। हमने बोला कि यूटरस है, यूटरस के बाद में क्या आती है, सर्विक्स, इस्थमस और सर्विक्स आता है। सर्विक्स में पहले कौन सी सर्विक्स आती है, एंडो सर्विक्स या एक्सो सर्विक्स? तो डेफिनेटली एंडो सर्विक्स। अब आपने समझना है कि एंडो सर्विक्स में जो एपिथेलियम है वो वही एपिथेलियम है जो कहाँ पे है, यूटरस में, सेम एज यूटरस। विच एपिथेलियम? देयर इज कोलमनर एपिथेलियम। लेकिन जब हम एक्सो सर्विक्स में आते हैं तो एक्सो सर्विक्स के जस्ट बाजू में क्या है, वेजाइना। तो एक्सो सर्विक्स में वही एपिथेलियम है जो किस में है, वेजाइना में। और वेजाइना में कौन सी है, नॉन केराटिनाइट स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, यानी कि स्क्वेमस एपिथेलियम है और स्ट्रेटिफाइड है, बहुत सारी लेयर्स है। तो इसका मतलब एपिथेलियम को कोलामनार से किस में चेंज होना है, इसमें। तो दैट्स वाई इन दोनों के बीच में एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर एपिथेलियम क्या होती है, चेंज होती है। और उस चेंज जगह पर क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। दैट्स वाई दैट जोन इज कॉल्ड एज द TZ और द ट्रांसफॉर्मेशन जोन, और ऑल्सो कॉल्ड एज द स्क्वेमो कोलामनार जंक्शन, क्योंकि एक जगह स्क्वेमस है दूसरी जगह कोलामनार है, तो ये दैट इज कॉल्ड एज द SCJ। SCJ मतलब स्क्वेमो कोलमनर जंक्शन। इसी जब मैं आपको सर्वाइकल कैंसर पढ़ाऊंगा तब हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे इनकी पार्ट ऑफ गायनेकोलॉजी। इज दैट ग्रेट? ये SC जो है दैट इज कॉल्ड है स्क्वेमो कोलमनर जंक्शन, नीचे लिखा हुआ है। और इसकी जो बिड्थ है वो 1 से 10 mm तक हो सकता है, मतलब स्क्वेमो कोलमनर जंक्शन 1 mm से 10 mm तक आ सकता है। ओके, दिस इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर सर्वाइकल कैंसर। यार देखो, कैंसर को क्या चाहिए, चेंज, और जिस जगह चेंज होगा वहाँ कैंसर होगा। इस जगह चेंज हो रहा है, कैंसर है, एनाप्लीजिया है, बात खत्म, सिंपल है। ओके, तो याद रखना दिस इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर सर्वाइकल कैंसर। अगर आपसे कोई पूछे तो दिस इज स्क्वेमो कोलमनर जंक्शन। द ट्रांसफॉर्मेशन जोन होता क्या, ट्रांसफॉर्मेशन जोन, तो जहाँ पर सर्विक्स की एपिथेलियम चेंज होती है, एंडो सर्विक्स या एक्सो सर्विक्स पे, कौन सी से कौन सी में होती है, कोलमनर से स्क्वेमस पे जाती है। इज दैट ग्रेट? बहुत बढ़िया। नाउ उसके बाद थोड़ी सी और डिटेल पे आते हैं, थोड़ा सा एनाटॉमिकल और डिस्कशन करते हुए। लेक्चर ही एनाटॉमिकल है ना, यहाँ पर और कुछ तो पढ़ना नहीं, एनाटॉमिकल डिस्कशन करना है। तो इस एनाटॉमिकल डिस्कशन में मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो इंटरनल OS का लेवल है, लाइक यूटरस है, इमेजिन करके चलो, यहाँ पर इंटरनल OS है, तो इस इंटरनल OS के लेवल पे बाहर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एट द लेवल ऑफ इंटरनल OS जो पेरिटोनियम होती है इज रिफ्लेक्टेड एट दिस लेवल ऑन दी ब्लैडर। क्या होगा, इसका मतलब क्या है इस लाइन का, अभी मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ क्या है इस लाइन का मतलब। अभी इस जगह पे जो हमने खाली जगह छोड़ रखी ना, इसको यूज करते हैं इस जगह को, ध्यान से देखना। मैंने बोला कि जस्ट इमेजिन कि दैट इज यूटरस। मैंने बोला ये यूटरस के पोस्टीरियर साइड में क्या होता है, तो सर रेक्टम, कोई इशू नहीं है। और यूटरस के एंटीरियर साइड में क्या होता है, तो ब्लैडर। यूटरस के एंटीरियर साइड में क्या होगा, तो दिस इज दी ब्लैडर। ओके, जस्ट इमेजिन कि इस पार्ट पर इंटरनल OS है, इस लेवल पे इंटरनल OS और इस लेवल पे एक्सटर्नल OS होगा। और मैंने आपको बोला था कि पेरिटोनियम जो है यहाँ पर चलती है, तो वो यूट्रस पे चली, सॉरी पहले ब्लैडर पे चली 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 इस तरह से चलती है, और जो इंटरनल OS वाला लेवल आएगा यहाँ से पेरिटोनियम घूमती है इस तरह से। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो यूट्रस के ऊपर जो पेरिटोनियम की कवरिंग है ना, वो कौन से लेवल पे मुड़ जाती है, तो इस लेवल पे जो इंटरनल OS का लेवल है उसके ऊपर मुड़ जाती है। कहने का मतलब इंटरनल OS के नीचे क्या पेरिटोनियम की कवरिंग होगी, नहीं होगी। अंदर की बात नहीं कर रहा, बाहर एट द लेवल ऑफ इंटरनल OS उसके नीचे लेवल पे क्या नहीं होगी, पेरिटोनियम की कवरिंग नहीं होगी। इसी लेवल पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर किसके ऊपर चली जाएगी, ब्लैडर के ऊपर। यही तो मैंने लिखा है कि पेरिटोनियम इज रिफ्लेक्टेड एट दिस लेवल ऑन ब्लैडर। सो एबव इंटरनल OS इज यूटेरोवेसिकल पाउच। तो यहाँ पर राजकुमार एक पाउच बना के नहीं बना, और इस इंटरनल OS के ऊपर ही तो बनेगा ये। दैट पाउच अगर आपको याद हो तो क्या बोलते हैं इसे हम,
यूटेरो वेसाइकल पाउच, क्योंकि यूटरस और वेसाइकल यानी कि ब्लैडर के बीच में बन रहा है, दैट वाई इट इज़ कॉल्ड द यूटेरो वेसाइकल पाउच. Is that great? Amazing. If you know that, I think this is the most beautiful thing you can learn. That's the beauty of anatomy. और हमको डिटेल एनाटॉमी नहीं पढ़ते, that all is surface anatomy, that बच्चों वाला एनाटॉमी. दूसरी चीज़ इंटरेस्टिंग, इस इंटरनल ओएस के लेवल पे क्या हो रही होती है, तो यहाँ पर कुछ लिगामेंट आके जुड़ते हैं. कौन कौन से लिगामेंट? 2 लिगामेंट में बात करूँगा. एक यूटेरोसैक्रल लिगामेंट, ओके, यूटरस और सैक्रम के बीच में. ध्यान से नाम से देखो ना, यूटर मतलब यूटरस, सैक्रम तो बोन है. अगर आपको वर्टिब्रल कॉलम की बोन याद हो तो सर्वाइकल है, थोरेसिक है, लंबर है, देन सैक्रम है. तो सैक्रम से एक लिगामेंट निकलता है, यूटरस पे आके जुड़ जाता है. तो दैट यूटेरोसैक्रल लिगामेंट एट दिस लेवल, इस लेवल पे. और एक लिगामेंट होता है दैट इज कॉल्ड द मैकेनरॉथ लिगामेंट. कौन सा? मैकेनरॉथ लिगामेंट. ये मैकेनरॉथ लिगामेंट यहाँ पे तो नहीं, पर इस लेवल के थोड़ा सा नीचे होता है. तो 2 लिगामेंट इस पॉइंट से याद रखने. पहला लिगामेंट कौन सा? यूटेरोसैक्रल लिगामेंट इंटरनल ओएस के लेवल पे आके जुड़ता है, और मैकेनरॉथ लिगामेंट इंटरनल ओएस के लेवल के नीचे आके जुड़ता है. अब अगर आपसे कोई पूछे कि यार एक फीमेल इरेक्ट पोजीशन में खड़ी हुई है, अब आप बोलो, आप मुझे बताओ कि इस फीमेल में इंटरनल ओएस को कैसे आइडेंटिफाई करूँ मैं? कहाँ होगा? बाहर से, जस्ट बाहर से देख के कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो अगर फीमेल इरेक्ट पोस्चर में यानी कि खड़ी हुई अवस्था में है, तो उस केस में इंटरनल ओएस कौन सी जगह मिलता है? तो इंटरनल ओएस लाइज ऑन द अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस. तो व्हाट इज सिम्फाइसिस प्यूबिस? तो आपकी जो पेल्विक बोन है, पेल्विक बोन को जोड़ने वाली आगे वाली जो एक छोटी सी कार्टिलेज होती है, ये लाइक 2 पेल्विक बोन जब आके जुड़ती है ना, यहाँ पर इस एरिया में, ध्यान से देखो, तो यहाँ पर एक बीच में कार्टिलेज होती है. दैट कार्टिलेज इज कॉल्ड एज द सिम्फाइसिस प्यूबिस. ये सिम्फाइसिस प्यूबिस का अपर बॉर्डर, ये सिम्फाइसिस प्यूबिस का लोअर बॉर्डर. इज दैट ग्रेट? अरे हाँ ना करो भाई. तो ये जो अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस है, इस लेवल पे आता है क्या? इंटरनल ओएस. तो ऑन द इरेक्ट पोस्चर, internal OS lies on the upper border of symphysis pubis. And what about the external OS? External OS is lies about the ischial spine. तो ischial spine जब आप हमको, अब मैं आपको अभी मैंने पेल्विस नहीं पढ़ाया. जब मैं आपको फीमेल पेल्विस पढ़ाऊंगा तब ये सारी चीज़ें समझ में आएगी कि जो है इस सिम्फाइसिस प्यूबिस क्या होता है, ischial स्पाइन क्या होता है. तब तक वेट कर लो, इस लाइन की तभी के लिए छोड़ दो, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट भी नहीं किया, क्योंकि मैं ये वहाँ पर बोल रहा हूँ वापस से, लेकिन अभी ये बात आई थी तो इसलिए हमने बोल दी. अब हम सर्विक्स की पीएच की बात करेंगे. हमने वेजाइना की पीएच की बात की थी, इसलिए सर्विक्स की पीएच की बात करना जरूरी है, क्योंकि वेजाइना का पीएच अगर आपको याद हो तो कैसा था? एसिडिक, नॉर्मली 4.5, और जैसे ही हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो 3.5 ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, ग्लाइकोजन ज़्यादा हो रहा है. सर्वाइकल पीएच का हम डिस्कशन कर रहे हैं. सर्वाइकल पीएच सर 7 to 8 होती है. 7 to 8 मतलब ये टोटल क्षारीय है, एल्कलाइन है, और ये म्यूकस सीक्रेटेड बाय द सर्वाइकल ग्लैंड. कैसे हुआ कि जो सर्विक्स में कुछ ग्लैंड्स होती है, वेजाइना में ग्लैंड्स होती है क्या? यूट्रस में होती है क्या? सर्विक्स में होती है, हाँ. और सर्विक्स की जो सर्वाइकल ग्लैंड है वो सीक्रेट करती है म्यूकस, और उसकी जो पीएच है वो एल्कलाइन होती है, और कितनी होती है? 7 से 8 के बीच में. और इस सीक्रेशन के अंदर फ्रक्टोज मिलता है. एंड द फ्रक्टोज, यू नो, द फ्रक्टोज इज शुगर. क्या काम आएगी फ्रक्टोज? ये फ्रक्टोज बेसिकली जो स्पर्म आ रहे होंगे ना, उस स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का काम करती है. तो स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का काम फ्रक्टोज करेगा, और फ्रक्टोज किस में होगा? सर्वाइकल सिक्रीशंस में. उसके अलावा कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स निकल रहे होते हैं. सोडियम क्लोराइड तो नमक तो हो ही सकता है, और कुछ म्यूकोपैलीसैकेराइड मतलब शुगर के मॉलिक्यूल्स, ये जो यहाँ पर सीक्रेट होते हैं सिक्रीशन के अंदर. आपने फ्रक्टोज याद रखना है. इज दैट ग्रेट? बहुत बढ़िया. यहाँ पर मैंने 2 स्पेकुलम बना रखे हैं कि इंस्ट्रूमेंट है जो काम आते हैं वेजाइना को डायलेट करके देखने के लिए यूट्रस को. दैट इज कॉल्ड द कस्कोज स्पेकुलम, एंड दिस इज कॉल्ड द सिम्स स्पेकुलम. ये थोड़ा सा कॉमनली यूज होता है. सिम्स को कुछ नहीं है, आप देख रहे हो ना, इसको एक हाथ से पकड़ते हैं, ये वाली जो आर्म है इसको एक हाथ से पकड़ते हैं, और इस वाली आर्म से जो है इसको ऐसे लगा के, और जस्ट वेजाइना की जो बॉल है उसको थोड़ा सा नीचे की तरफ पुल कर लेंगे. वेजाइना में ऐसे फंसाएंगे. आप ध्यान से देखो, इसका एक हाथ मैंने ऐसे पकड़ लिया इस हाथ से, और दूसरा आर्म ऐसे होगा, इस आर्म को जस्ट ऐसे वेजाइना में फंसाएंगे और नीचे की तरफ पुल करेंगे, तो नीचे की तरफ वेजाइना डायलेट हो जाएगी ना. दैट्स इट. तो दिस इज कॉल्ड द सिम्स स्पेकुलम. व्हिच स्पेकुलम इज दिस? दिस इज सिम्स स्पेकुलम. प्लीज याद रखें. और ये जो है ये कस्कोज स्पेकुलम. इसमें अंतर क्या है कि इसको हाथ से पकड़ के रखना पड़ता है. इसमें क्या है कि स्क्रू होता है, और इसके 2 लिप है, एक अपर लिप और एक लोअर लिप. तो इसको लगाते हैं, स्क्रू को टाइट कर देते हैं, ये अपने आप ही फैल जाता है ना. और यहाँ से इंस्ट्रूमेंट डाल सकते हैं, फिर विजुअलाइज कर सकते हैं. ओके, देखो ध्यान से, है ना. तो इसको यहाँ पे ये जो है ना क्लिप है, स्क्रू से टाइट कर देते तो वॉल दूरी हो जाती है. ये वेजाइना की अपर बॉल और लोअर बॉल के बीच में लग जाएगा. तो यहाँ से इंस्ट्रूमेंट डालना है या फिर विजुअलाइज करना है, वॉट एवर यू कैन डू. तो ये सेल्फ रिटेनिंग है, अपने आप एक जगह पर रह जाता है. इसको पकड़ के रखना पड़ता है जस्ट, और इसे खींचने की जरूरत नहीं है.
है ना, उसी जगह पे रह जाएगा अपने आप। तो दिस इज कस्कोज स्पेकुलम और ये सिम्स स्पेकुलम। ओके, और जब इंस्ट्रूमेंट वाली क्लास हम लेंगे तो वहाँ और डिस्कस कर लेंगे। द इम्पोर्टेंट पार्ट इज यूटेराइन सर्विक्स रेशियो। यूट्रस का दूसरा नाम कॉर्पस भी कहते हैं, यूट्रस को क्या बोलते हैं, कॉर्पस भी कहते हैं। तो यूटेरो कॉर्पस सर्विक्स रेशियो देखेंगे हम, यूटेरो सर्विक्स रेशियो बोल रहे हैं, फिर कॉर्पस सर्विक्स रेशियो, सीसी रेशियो या फिर यूसी रेशियो। क्या होता है ये रेशियो? देखो यार, यूट्रस में ना 3 पार्ट है, बॉडी है, सर्विक्स है और स्थमस है, लेकिन मेजर पार्ट इसके 2 ही है। एक इसका बॉडी पार्ट मेजर है और दूसरा इसका सर्विक्स वाला पार्ट मेजर है। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि यूटरस में सर्विक्स का और बॉडी का जो है कितना कितना हिस्सा है, दैट इज कॉल्ड द रेशियो। ओके, मान के चलो कि यूटरस का जो बॉडी है वो 1 सेंटीमीटर का होता और सर्विक्स भी 1 सेंटीमीटर की होती, तो इन दोनों की लंबाई बराबर है, इट मीन्स रेशियो कितना होता, 1:1। लेकिन मैं अगर कह रहा हूँ कि भाई यूटरस 2 सेंटीमीटर का है और सर्विक्स 1 सेंटीमीटर का है, तो अब रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1। डबल है ना जस्ट सर्विक्स यूटरस। अभी हम ये देखना चाह रहे हैं कि यूटरस और सर्विक्स में रेशियो क्या है, जो कि अलग अलग एज में अलग अलग होगा। हम जब बोलते हैं प्यूबर्टी से पहले, जब फीमेल में प्यूबर्टी 13 साल तक नहीं आई है, उससे पहले पहले यूटरस और सर्विक्स की लेंथ बराबर होती है। यूटरस सर्विक्स की लेंथ बराबर होती है? नहीं, उस टाइम पर सर्विक्स लंबी होती है। किससे? यूटरस से। नॉर्मली यूटरस का जो बॉडी है वो बड़ा होना चाहिए, लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि प्यूबर्टी से पहले सर्विक्स लंबी होती है, यूटरस की बॉडी छोटी होती है क्योंकि काम नहीं आने वाली, तो इतनी होती है कि डबल हो जाती है। हम ऐसे याद रखेंगे कि इसका रेशियो कितना होता है, 1:2, मतलब सर्विक्स इज हैविंग द डबल साइज देन यूटरस का साइज, तो दैट रेशियो इज सर्विक्स रेशियो इज 1:2। एट बर्थ सर्विक्स इज लॉन्गर, बट प्यूबर्टी आते आते ये रेशियो जस्ट उल्टा हो जाएगा कि जो बॉडी है वो डबल हो जाती है और यू सर्विक्स उसका छोटा नहीं हो जाता, खिंच नहीं जाता, बस सर्विक्स उतना ही रहता है लेकिन बॉडी ग्रो कर जाती है, तो 2:1 हो जाता है। अगर आपको याद हो तो कैसे याद रखेंगे यार, प्यूबर्टी के टाइम पे तो हमने पढ़ा है, बॉडी की लेंथ मैंने आपको 5 सेंटीमीटर पढ़ाई थी और सर्विस कितना, 2.5 सेंटीमीटर, तो 2:1 है नहीं है, ये 5 सेंटीमीटर बाई 2.5 सेंटीमीटर है या नहीं है, तो 2:1 हुआ कि नहीं हुआ? ध्यान रखना, कोई आपसे उल्टा पूछ ले तो उल्टा बताना। ये यूटरस वर्सेस सर्विक्स, अगर कोई आपसे सर्विक्स और यूटरस का रेशियो पूछोगे तो आप 1:2 बताओगे, क्यों? सर्विक्स को पहले लेना है, यूटरस को बाद में लेना है। ये मैथमेटिकल एरर, माइनर एरर मत कर देना। आप ध्यान से सुनना कि पहले वो यूटरस बोल रहा है कि सर्विक्स बोल रहा है। यूटरस बोल रहा है तो यूटरस की लेंथ डबल होती है, सर्विक्स की तो 2:1 एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी से पहले जस्ट उल्टा होती है तो 1:2। लेकिन जब हम रिप्रोडक्टिव एज में आते हैं, प्रेगनेंसीज में आते हैं, तो ये यूटरस और लंबा हो जाता है, तो 3:1 तक हो जाता है, 3 गुना तक हो जाता है यूटरस। लेकिन मीनोपॉज के बाद में भाई यूटरस भी उतना ही रह जाता है, सर्विक्स भी उतनी रह जाती है, तो 1:1 की तरफ वापस से आ जाते हैं। अगर आपने ये इंपॉर्टेंटली याद करना है प्लीज़। ओके, चलो अब तो कुछ ज़्यादा वार्ड बची नहीं है हमारे पास यूटरस में बात करने के लिए। 2-3 छोटी छोटी चीज़ें और है, 10-15 मिनट में हो जाएगी। पहले यूटरस की ब्लड सप्लाई याद रखो यार, बहुत इंपॉर्टेंट। यूटरस की ब्लड सप्लाई मेजर ऑर्गन है। क्यों? हम जब सर्जरी वगैरह पढ़ रहे होंगे तो उस टाइम पे आपसे पूछा जाएगा कि पीपीएच के टाइम पे कौन सी आर्टरी बंद करनी है, कौन सी नहीं करनी है। यूटरस की आर्टरी, यूट्राइन आर्टरी, एंड द यूट्राइन आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ इंटरनल इलायक आर्टरी। IIA मतलब इंटरनल इलायक आर्टरी के जो एंटीरियर डिवीजन है, उस एंटीरियर डिवीजन की ब्रांच है यूट्राइन आर्टरी। जो 3 डिवीजन बता रहा हूँ मैं, ऑर्टा से निकलता है इंटरनल इलायक आर्टरी, इंटरनल इलायक आर्टरी से निकलता है एंटीरियर डिवीजन, और एंटीरियर डिवीजन आर्टरी से निकलती है यूट्राइन आर्टरी। तो इंटरनल इलायक आर्टरी के एंटीरियर डिवीजन में निकलता है यूट्राइन आर्टरी। तो यूट्राइन आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ इंटरनल इलायक आर्टरी, एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलायक आर्टरी, पहली आर्टरी। उसके अलावा एक ब्लड सप्लाई यूट्राइन आर्टरी से होती है, दूसरी ब्लड सप्लाई होती है डायरेक्टली ओवेरियन आर्टरी से। किससे होती है? ओवेरियन आर्टरी से। ओवेरियन आर्टरी नाम से सुनने में लगेगा कि ओवेरी को सप्लाई करती है। हाँ, ओवेरियन आर्टरी ओवेरी को सप्लाई करती है, लेकिन ओवेरी के साथ साथ ये थोड़ा सा ब्लड यूट्रस को भी सप्लाई करती है। तो ओवेरियन आर्टरी किसकी ब्रांच है? तो ओवेरियन आर्टरी इंटरनल लाइक की ब्रांच नहीं है, ओवेरियन आर्टरी सीधी ऑर्टा से आती है। ये ब्रांचेज को आप छोड़ दो, ब्रांचेज को मैं आपको डिटेल में बाद में बढ़ा दूँगा। अभी चल करो सर्विक्स की बात करें तो सर्विक्स की सप्लाई आती है डिसेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी से। कैसे? जो यूट्राइन आर्टरी है ना सर, यूट्राइन आर्टरी की एक ब्रांच नीचे उतर जाती है, तो डिसेंडिंग है, सर्विक्स की तरफ जाएगी, तो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड डिसेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी। इट इज ए ब्रांच ऑफ ऑब्वियसली यूट्राइन आर्टरी। अलग से देने की जरूरत है, पार्ट तो यूट्रस का ही है ना, दैट्स इट। ओके, बात करता हूँ यूट्रस के लिम्फेटिक्स पढ़ लेते हैं कि यूट्रस का जो लिम्फ है वो कहाँ पे जाएगा, तो कौन कौन सी लिम्फ नोड में जाएगा। तो याद रखना, प्लीज़ याद रखना ये कि पैरा ऑर्टिक लिम्फ नोड में और लेटरल ऑर्टिक लिम्फ नोड में, उसके अलावा एक्सटर्नल इलायक लिम्फ नोड में और सुपीरियर इंग्वाइनल लिम्फ नोड में। फंडस वाला किस में जाता है? पैरा ऑर्टिक और लेटरल ऑर्टिक लिम्फ नोड में। बॉडी वाला जो पार्ट है का जो लिम्फ नोड है वो जाता है एक्सटर्नल इलायक लिम्फ नोड में, और कॉर्नुआ जो वाला पार्ट है उसका जो जाता है किसमें? सुपीरियर इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स में। ओके,
कॉर्नुआ वाला पार्ट कभी सर्वाइकल कैंसर में इन्वॉल्व नहीं होता। दैट्स वाई याद रखना है कि सर्वाइकल कैंसर में कौन सी लिम्फ नोड कभी इन्वॉल्व नहीं होगी, तो सुपीरियर इंग्वाइनल लिम्फ नोड। तो सर्वाइकल कैंसर में कभी भी सुपीरियर इंग्वाइनल लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं होती है। सर्विक्स के लिम्फेटिक्स की बात करें कि सर्विक्स का लिम्फ किस में जाएगा, तो सर्विक्स का लिम्फ नोड जाता है किसमें, इंटरनल इलाइक लिम्फ नोड में, देन हाइपोगैस्ट्रिक लिम्फ नोड में, देन ऑब्ट्यूरेटर, प्रीसेक्रल और एक्सटर्नल इलाइक। इंटरनल इलाइक, एक्सटर्नल इलाइक, हाइपोगैस्ट्रिक, ऑब्ट्यूरेटर और प्रीसेक्रल। 3 बातें इसमें मैंने बोली कि कौन सी लिम्फ नोड है जो सर्वाइकल कैंसर में इफेक्ट नहीं होती है, सुपीरियर इंग्वाइनल लिम्फ नोड। कौन सी लिम्फ नोड है जो सबसे पहले इफेक्ट होती है सर्वाइकल कैंसर में, तो प्रीसेक्रल। प्री से कैसे याद रखेंगे, पहले, पी पहले, प्रीसेक्रल। तो पहली कौन सी लिम्फ नोड है जो सर्वाइकल कैंसर में इफेक्ट होगी, तो प्रीसेक्रल। मोस्ट कॉमनली कौन सी इन्वॉल्व होती है, तो ऑब्ट्यूरेटर। कैसे याद रखेंगे, मोस्ट कॉमनली मतलब बहुत ऑब्वियस है, ओ से ऑब्वियस, ओ से ऑब्ट्यूरेटर। तो ऑब्ट्यूरेटर लिम्फ नोड इज द मोस्ट कॉमन लिम्फ नोड दैट इन्वॉल्व इन सर्वाइकल कैंसर एंड द फर्स्ट इज प्री, पी मतलब पहला, तो फर्स्ट लिम्फ नोड दैट इन्वॉल्व इज प्रीसेक्रल lymph node. Which lymph node does not get involved, that superior inguinal lymph node. अरे हाँ ना करो भाई, इंग्वाइनल, नल माने नील, नील मतलब नहीं होती है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते। जस्ट निमोनिक से आप कैसे याद रखें, इंग्वाइनल मतलब नील, सर्वाइकल कैंसर में नील नहीं इन्वॉल्व होगी, सुपीरियर इंग्वाइनल। कौन सी सबसे पहले होगी, तो प्रीसेक्रल। कौन सी होगी, तो ओ मतलब ऑब्वियस, ऑब्वियस कौन है सर, ऑब्ट्यूरेटर है। याद रहेगी, बात खत्म। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज पोजीशन ऑफ यूट्रस। ग्रेट है, वेट। सो नाउ व्हाट अबाउट द पोजीशन ऑफ यूट्रस। पोजीशन ऑफ यूट्रस का मतलब यह है कि यूट्रस उस यूट्राइन कैविटी में कैसे रखा हुआ है। ओके, अब इस पोजीशन को समझना थोड़ा सा आई थिंक डिफ़िकल्ट काम रहता है, पर मैं आई थिंक डिफ़िकल्ट इसको बनाऊंगा नहीं, बड़ा ईजी करने की कोशिश करता हूँ मैं इसको। आप 3 पार्ट समझो अभी तक जो मैंने पढ़ाया। उस पार्ट में सर पहला पार्ट इमेजिन करके चलो कि जो मैंने बनाया है दैट ऑल इज यूट्रस। इस यूट्रस के 2 मेजर पार्ट है। इस थमस को तो आप हटा दो, इस थमस 0.5 सेंटीमीटर की लाइन है, अभी के लिए हटा देते हैं। ओके, मैंने बोला यूट्रस के 2 पार्ट है, ये यूट्रस का बॉडी वाला पार्ट और दूसरा सर्विक्स वाला पार्ट। और इसके नीचे यहाँ पर कौन होगा, तो दैट ब्लू कलर में जो मैंने बनाया है दैट इज़ वेजाइना। ओके, इस सर्विक्स का कलर एक काम करते हैं, चेंज कर देते हैं ताकि आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो मैंने 3 कलर की चीज़ें बनाई है जो साइमल्टेनियसली एक साइड में प्रेजेंट है। पहले बॉडी ऑफ यूटरस, देन सर्विक्स, देन वेजाइना। अब हम इनको ना बेंड करना शुरू करेंगे। पहले ये समझो कि फीमेल इरेक्ट पोस्चर में, मतलब फीमेल खड़ी हुई है। ये फीमेल का पोस्चर है। कौन सा पोस्चर है सर, इरेक्ट पोस्चर। फीमेल खड़ी हुई है, ये इसका एंटीरियर साइड है, ये इसका पोस्टीरियर साइड है, ये इसका सुपीरियर और ये इसका इंफीरियर, मतलब इधर की तरफ जो है एंटीरियर है। तो ये वाली साइड जितने भी हम बना रहे होंगे वो सारी की सारी एंटीरियर साइड होगी और ये वाली सारी की सारी साइड पोस्टीरियर साइड होगी। इज़ दैट ग्रेट, आई थिंक बहुत बढ़िया। ध्यान से सुनना, ये सारी की सारी साइड जो मैं बना रहा हूँ ये कौन सी है, एंटीरियर, और ये सारी की सारी साइड जो मैं जहाँ बनाऊँगा विच इज़ ऑल पोस्टीरियर। ग्रेट। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने बोला था फीमेल अगर इस तरह इधर की तरफ देखती हुई खड़ी है, हमने बोला था कि वेजाइना का जो एंगल है वो नॉर्मली ऐसा नहीं होता, वेजाइनली सीधी सीधी नहीं होती है। वेजाइना का फ्लोर के साथ या फिर हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनता है, तो वेजाइना का सर आप याद रखो, वेजाइना का कितना एंगल बनाना है, 45 डिग्री का एंगल। कितना एंगल, 45 डिग्री। तो जस्ट इमेजिन कि मैं ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को उठाता हूँ और वेजाइना को घुमाने की कोशिश करता हूँ। मैं ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर इधर पेस्ट कर रहा हूँ। वेट 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 वेट, दैट होल स्ट्रक्चर आई एम टेकिंग हेयर, दिस इज कॉपी एंड दैट पेस्ट वाला पार्ट जस्ट रिमूव इट दैट पार्ट। ओके, अब इस वेजाइना को मैं कितने डिग्री एंगल पे, तो 45 डिग्री एंगल पे लेके आ रहा हूँ। तो लमसम इमेजिन करके चलो कि मैंने ये कुछ 45 डिग्री के एंगल पे इतना ऐसे घुमा दिया। ओके, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। मैंने बोला कि नॉर्मली 90 होनी चाहिए, लेकिन वेजाइना पीछे वाली साइड से कितना डिग्री एंगल बनाती है, 45 डिग्री एंगल बनाती है। तो अभी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 बेंडिंग और होनी है। अभी 2 बेंडिंग कहाँ पे होनी है, पहली जो सर्विक्स और वेजाइना का जंक्शन है ये वाला, और दूसरा जंक्शन है बॉडी ऑफ सर्विक्स वाला जंक्शन। सर्विक्स और वेजाइना वाले जंक्शन में से जो सर्विक्स है पूरा का पूरा आगे घूमने की कोशिश करता है,
आगे घूमने की कोशिश करता है, आगे की तरफ वर्जन करना चाहता है। आगे वाली साइड को हम बोलते हैं एंटे, नॉट एंटी। एंटी मतलब विपरीत होता है, ANTI, दिस इज एंटे, ANTE। एंटी मतलब आगे, एंटीरियर साइड में। और ये एंटीरियर साइड में जब घूमना चाहता है तो घूमने वाली डेफिनेशन के लिए हम शॉर्ट यूज़ करते हैं वर्जन। सो दैट्स वाई सर्विक्स क्या करेगा यहाँ पर, अपना एंटी वर्जन करेगा। ओके, सर्विक्स कैसे एंटी वर्जन करेगा, तो 1 मिनट के लिए सारी चीज़ें हटा देता हूँ क्योंकि ये हमको समझ में आ चुकी है। और इस पूरी की पूरी इमेज को जस्ट इमेजिन कि मैं 1 मिनट के लिए यहाँ साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ और हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। ओके, और मैं अपनी पूरी इमेज को वापस से ले आता हूँ यहाँ पर। ओके, और इस इमेज को हम कुछ ऐसे घुमाएंगे, इतना इतना। ये मैंने 45 डिग्री एंगल पे इसे वापस रख दिया। क्लियर है। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो अपना ये जो सर्विक्स वाला पार्ट है ये क्या करेगा, वर्जन करेगा। और वर्जन कौन सी डायरेक्शन में करेगा, एंटीरियर डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में करेगा, एंटीरियर डायरेक्शन में। तो अब मैं इसे एंटीरियर डायरेक्शन में घुमा देता हूँ कुछ ऐसे। इज दैट क्लियर। तो ये मैंने क्या किया, एंटीरियर साइड में पूरे यूट्रस को घुमा दिया, क्योंकि सर्विक्स और बॉडी तो पूरा यूट्रस है ना, तो मैंने पूरे की पूरी यूट्रस को एंटीरियर साइड में घुमाया। सो दैट्स वाई मैंने इसे क्या बोला, एंटी वर्जन। क्या बोला, एंटी वर्जन। तो आपका अगला सवाल होना चाहिए कि सर आपने घुमाया तो सही, वो तो मेरे को समझ में आ गया, कितना घुमाया, ये एंगल कितना होगा। ओके, सो एंटी वर्जन के रिगार्डिंग आपको क्या आना चाहिए, द एंगल ऑफ एंटी वर्जन, एंड दैट एंगल ऑफ एंटी वर्जन इज कितना, एग्जैक्टली 90। याद रखना बहुत ईजी है, 45 का जस्ट डबल कर दो, कितना हो जाएगा, 90। तो द एंगल ऑफ एंटी वर्जन इज 90। तो क्या हमने इसको पूरा सही घुमाया है, डेफिनेटली नहीं घुमाया। तो इसको सही घुमाने की कोशिश करते हैं, 90 पे लेके आते हैं। अभी ले आते हैं, देखो इस पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को हम पहले यहाँ ले चलते हैं। ओके, थोड़ा सा घुमाने में ईजी रहेगा। मैं उस स्ट्रक्चर को पेस्ट करता हूँ, वेट ए सेकेंड। ओके, जस्ट रिमूव, हम गोना डिलीट दिस पार्ट क्योंकि ये हम कर चुके हैं। ओके, अब ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर इसको हमने घुमाना है इस जगह पे लाके, और कितना डिग्री पे, जस्ट 90 डिग्री पे। ये मैंने इसको 90 डिग्री, जस्ट इमेजिन, पूरा एकदम प्रिसाइसली नहीं जाना हमने, 90 डिग्री पे। ये एंगल जो मैंने बनाया है, इमेजिन दैट एंगल इज 90 डिग्री का एंगल। विच एंगल, दैट एंगल, दिस इज 90 डिग्री का एंगल एंटीरियर साइड में घुमाया, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ एंटी वर्जन। अब तीसरी जगह और घूमने की ज़रूरत है। तीसरी जगह, ये पूरा का पूरा जो एंगल आप देख पा रहे हैं 1 मिनट के लिए, ध्यान से देखो। अब यहाँ पर एंगल अब बनाते हैं हम हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। ये मैं पूरा हॉरिजॉन लेके आया, अब ध्यान से एंगल्स बनाता हूँ मैं, मिट जाएंगे अपने आप ही एंगल। ये एंगल कितना है सर, 45 डिग्री। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये वेजाइना का हॉरिजन के साथ एंगल है, ये एंगल ऑफ एंटी वर्जन है। ये अभी बॉडी और सर्विक्स के बीच में मैंने कितना एंगल रखा है, 180 इधर, 180 इधर, मतलब 360 टोटल हो गया। ऑब्वियसली 360 एंगल होता है, तो ये 180 है। अब मैं इसको घुमाना चालू करूँगा, अब इसको मैं इस जगह पे और घुमाऊँगा, लेकिन अब घूम नहीं रहा क्योंकि पूरी स्ट्रक्चर एक है। जब एक ही स्ट्रक्चर थोड़ी सी मुड़ती है ना, तो उसे फ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लेक्शन। तो यहाँ पर जो होगा ना वो फ्लेक्शन होगा, यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, फ्लेक्शन होगा। और इस फ्लेक्शन को मैं कहाँ करूँ, आगे या पीछे। पीछे होगा तो पोस्टीरियर, आगे होगा तो एंटीरियर। अरे हाँ ना करो भाई। तो दिस इज कॉल्ड इज दी एंटी फ्लेक्शन, क्योंकि मेरे को आगे की तरफ घुमाना है। और आगे की तरफ कितना घुमाना है, ताकि इस बॉडी वाले पार्ट और इस सर्विक्स वाले पार्ट के बीच में कितना एंगल रह जाए, ये मेरे को समझना है। ओके, तो अभी इस पूरी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और बेंड करेंगे हम। एक जस्ट सेकंड के लिए मैं इसको इतना पार्ट रिमूव करता हूँ, और इस पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को हम एक काम करते हैं, पहले यहाँ से पूरा कॉपी करके इधर ले आते हैं। ओके, अब इस पूरी केवल बॉडी वाले पार्ट को आपने फ्लेक्शन करना है, और कितना फ्लेक्शन करना है ये देखो। इस पूरे बॉडी वाले पार्ट को मैं इतना फ्लेक्शन दूंगा कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है, जो 180 था, कितना था, 180 था, ये कितना एंगल रह जाना चाहिए, तो ये एंगल रह जाना चाहिए कितना, 120 डिग्री का। गॉट इट। एंड दैट इज कॉल्ड एज द एंटी फ्लेक्शन। और एंटी फ्लेक्शन में जो एंगल बना, दैट एंगल इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ एंटी फ्लेक्शन, एंड दैट एंगल ऑफ एंटी फ्लेक्शन इज 120 degree. Now you know the 3 angles in this
whole class. That angle of vagina that which makes by the transverse or the horizontal, and the again angle of anteversion, and there is angle of anteflexion. अब राजकुमार देखो, हम इजीली चीज़ क्या करेंगे, इस पूरी की पूरी इमेज का यूज करेंगे यहाँ पर, और इस इमेज के थ्रू देखना मैं भी यूट्रस बनाता हूँ. ये यूट्रस का अभी देखो, इसको इस लाइन को काम में ले लेते हैं केवल, बाकी चीज़ तो हटा देते हैं क्योंकि बाकी चीज़ मेरे काम की नहीं है. ये एंगल्स एंड नाउ 3 कलर्स आर देयर. इन लाइन का यूज करते हुए देखना अभी हम यूट्रस बनाते हैं. दिस इज़ द बॉडी ऑफ यूट्रस, दिस इज़ द सर्विक्स ऑफ यूट्रस. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट मेक द vagina, and that's how you make the uterus. नाउ यू गॉट माई डायग्राम, जो मैंने स्टार्टिंग में क्लास के स्टार्टिंग में बनाया था ना, दैट डायग्राम. थोड़ा सा प्रिसाइसली कंट्रोल नहीं है, बट अगर आप समझ पा रहे हैं तो समझ पा रहे हैं कि एंगल है, ये एंगल है और ये एंगल है, 3 जगह बेंडेड है. सो नाउ यू नो द पोजिशन ऑफ यूट्रस. तो पोजिशन ऑफ यूट्रस इज इन वन वर्ड एंटीवर्टेड एंड द एंटीफ्लेक्स्ड. एंटीवर्जन कहाँ पे होता है, बिटवीन द सर्विक्स एंड द वेजाइना. कितना, उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एंटीवर्जन, एंड दैट एंगल ऑफ एंटीवर्जन इज 90 डिग्री. एंटीफ्लेक्शन कहाँ पे होता है, तो बिटवीन सर्विक्स एंड द यूटरस का बॉडी, एंड दैट इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ एंटीफ्लेक्शन विच इज 120 to 130, प्रिसाइसली 120. ओके, यहाँ पर ये एंगल ऑफ, ये क्या है, एंगल ऑफ एंटीवर्जन, ये क्या है, एंगल ऑफ एंटीफ्लेक्शन. ओके, इस इमेज से भी देख सकते हैं, फीमेल इज इन इरेक्ट पोस्चर, दिस इज 45 विथ वेजाइना का हॉरिजॉन्टल के साथ, ये 90 और ये 120 का. ओके, बहुत बढ़िया. इन सब के अलावा भी जो यूटरस है, अब फीमेल ऐसे खड़ी है तो यूटरस का रहा ऐसे, तो यूटरस थोड़ा सा राइट साइड में भी बेंडेड होता है. कौन सी साइड में, राइट साइड में, क्योंकि लेफ्ट साइड में जो कोलन है ना वो प्रेशर लगाती है. तो ये भी ध्यान रखना कि राइट साइड में जब भी रोटेशन होता है तो राइट के लिए हम वर्ड आज काम में लेते हैं डेक्स्ट्रो. क्या वर्ड काम में लेते हैं, डेक्स्ट्रो. जैसे कि आपका हार्ट कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में, तो उसे बोलते हैं. उसके अलावा अगर आपका हार्ट राइट साइड में हो तो डेक्स्ट्रोकार्डिया. नाउ यू नो व्हाट इज डेक्स्ट्रोकार्डिया. डेक्स्ट्रोकार्डिया मान योर राइट साइडेड हार्ट. Okay, now in this same case again the rotation of the uterus in the right side is called the dextrotation, जो कि नॉर्मल है. ओके, along with dextrotation भी यहाँ पर होगा, बिकॉज लेफ्ट साइडेड कॉलन पुशेस यूट्रस इन दी राइट. की लेफ्ट साइड की यूट्रस तो कॉलन अगर होगी तो वही तो पुश करके राइट साइड में पहुँचाएगी. ओके, बहुत बढ़िया. यहीं पर एक चीज़ और हम डिस्कस करेंगे, ब्रॉड लिगामेंट. ब्रॉड लिगामेंट कुछ नहीं है यार, एक लिगामेंट नहीं है. लिगामेंट जब हम बोलते हैं ना तो हमारे दिमाग में कार्टिलेज और सारी चीज़ें, ये लिगामेंट नाम है इसमें, ये लिगामेंट नहीं है. कहने का मतलब नाम में तो लिगामेंट लगा रखा है लेकिन है लिगामेंट नहीं. ऐसी चीज़ों को हम मिसनोमर बोलते हैं. मिसनोमर मतलब ये हमें बेसिकली जो है डिस्ट्रैक्ट कर रही है अपने टॉपिक से. कहने को ब्रॉड लिगामेंट एक लिगामेंट है, लेकिन क्या एक लिगामेंट है, नहीं है, लिगामेंट नहीं है. ऐसी चीज़ों को क्या बोलते हैं, मिसनोमर. मिसनोमर जो उनके नाम का मतलब है वो उनका रियल मतलब नहीं है. तो क्या है ये एक पेरिटोनियम का फोल्ड है. ये यूट्रस को सपोर्ट नहीं करता, जैसे यूट्रस के ऊपर चिपका हुआ होता है. अब यूट्रस के 3 जगह अलग अलग जगह चिपकता है. तो मैंने ये जो पूरा बनाया है ना, दैट ऑल इज ब्रॉड लिगामेंट. चौड़ा है, दैट्स व्हाट इज ब्रॉड लिगामेंट. इसके 3 पार्ट होते हैं. एक मैंने जो ग्रीन बना रखा है वो यूट्रस के ऊपर है, येलो बना रखा है जो फेलोपियन ट्यूब के ऊपर है, और एक पार्ट जो मैंने रेड में बना रखा है ये ओवेरी के ऊपर है. तो ब्रॉड लिगामेंट के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट. डिपेंड करेगा कहाँ पर है. ब्रॉड लिगामेंट के लिए वर्ड कहाँ में लेता है, मीजो. तो अगर मीजोमेट्रियम के ऊपर है, यूट्रस को क्या बोलते हैं, मेट्रिया, तो मीजोमेट्रियम. अगर मीजो ओवेरियम के ऊपर है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड द मीजोवेरियम. मीजो ओवेरियम, ओवेरी के ऊपर जो ब्रॉड लिगामेंट है कॉल्ड इज द मीजोवेरियम. यूट्रस के ऊपर जो ब्रॉड लिगामेंट है कॉल्ड इज द मीजोमेट्रियम. और फेलोपियन ट्यूब के ऊपर जो ब्रॉड लिगामेंट है दैट इज कॉल्ड द मीजोसेल्पिंग्स. क्योंकि यूट्रस को जो फेलोपियन ट्यूब को क्या बोलेंगे हम आगे चल के, सेल्पिंग्स. सेल्पिंगजेक्टोमी, सेल्पिंजाइटिस, सच एज मीजोसेल्पिंग्स. इज दैट ग्रेट. दैट ओ इज ओवेरी. तो कलेक्टिवली इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, ब्रॉड लिगामेंट. किसको, मीजोसेल्पिंग्स, मीजोवेरियम एंड द मीजोमेट्रियम. इसके 3 पार्ट होते हैं. दैट्स इट, बात खत्म हो गई. यहीं पर मैंने एक पिक्चर दी हुई है, इस पिक्चर को आप देख रहे हैं तो ये क्या पिक्चर है, तो डॉक्टर सर ये लेप्रोस्कोपिक कर रहे हैं. सर पहले होती थी वो पूरा पेट खोल के सर्जरी, आजकल कुछ नहीं. आजकल क्या होता है, एक छेद यहाँ करते हैं पेट में जिसमें डालते हैं कैमरा. इस कैमरे से इसमें जाती है लाइट, ये दिख रहा है, ये लाइट का प्रोब है. इसमें लाइट जाती है तो उजाला होता रहता है, दिख रहा है लाइट का. यहाँ से पीछे से गैस आती है, छेद करके यहाँ भर देते हैं ट्रोकाल लगा के, ठीक है. और इससे गैस भर जाएगी तो कैविटी फूल जाती है, तो
गैस फिल्ड एरिया बन जाता है ना, गैस फिल्ड, जैसे गैस भर जाएगी तो एरिया में अच्छे से ऑर्गन दूर दूर हो जाएंगे, मेरे को दिखेगा। फिर एक छेद और बनाता है डॉक्टर, और उस छेद के थ्रू क्या करता है, इंस्ट्रूमेंट डालता है, और इंस्ट्रूमेंट डाल के बाकी जो ऑर्गन्स को देखा जा सकता है, और सर्जरी की जाती है। इन टाइप की सर्जरी को बोलते हैं क्या, लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज। इज़ दैट ग्रेट? हम काफ़ी बार पढ़ेंगे लैप्रोस्कोपिक सर्जरियाँ। तो ये जो इमेज है ना, ये इमेज लैप्रोस्कोपिक इमेज है, जो कि यहाँ पर जो ये लगा है ना, इसमें कैमरा भी होता है जो डिस्प्ले पे आपको रेगुलरली दिखता रहता है, तो उसी की इमेज है। तो ये हम ऊपर से देख रहे हैं, इमेजिन करके चलना कि यूट्रस को ऊपर से देख रहे हैं, तो ऊपर से ये जो दिख रहा है ना आपको, ये सारा का सारा सर यूट्रस का कौन सा वाला पार्ट दिख रहा होगा ऊपर से, फंडस। तो डॉम उठा हुआ दिख रहा है, दैट इज यूट्रस का फंडस। ओके, ये देखो, ये जो साइड से निकल रही, दिस इज फैलोपियन ट्यूब्स, और ये जो दिख रहा है वाइट वाइट सा परली सा, दैट इज ओवेरी, ये लेफ्ट ओवेरी, एंड दिस इज राइट ओवेरी। ये जो दिख रहा है पीछे की तरफ, ये आपकी इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, ये पूरा का पूरा जो एकदम मेम्ब्रेन जैसा पार्ट दिख रहा है, दैट मेम्ब्रेन वाला पार्ट इज ब्रॉड लिगामेंट। ओके, अगर यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई है आपको, तो आई थिंक आप यूट्रस को पूरी भली भांति तरीके से जानते हो, और अगर आप यूट्रस जानते हो तो आप आई थिंक मेजर पार्ट यहाँ पे कवर कर चुके हैं। अगला पार्ट हमारा क्या रहेगा? अगला पार्ट कुछ नहीं है सर, सिंपल सी बात है, अब हम फैलोपियन ट्यूब पढ़ेंगे, ओवरी पढ़ेंगे, उसके बाद में आगे फिजियोलॉजी वाले पार्ट पर डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में रॉक करेंगे किसके लिए, पूरी की पूरी ऑप्स के लिए। और इस तरह से हम अगर हम डिटेल में चीज़ों को बहुत धीरे धीरे, पूरा नहीं है ये, अभी मैं कह रहा हूँ पूरा, मैंने पूरा अभी भी नहीं पढ़ा है, चीज़ें मैंने बहुत सारी छोड़ रखी है, बट वो बचा के रखी हुई है मैंने क्वेश्चन आंसर्स के लिए। एक बार आप इतना सीख जाएं वो तो काफ़ी हो, जितना सीखने को मिल रहा है उतना सीखते हैं, लर्न करते हैं। कंसिस्टेंसी प्लीज़ मेंटेन करें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कंसिस्टेंसी एंड द डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब सुबह 5 बजे उठना नहीं होता है, डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि आप जो कोई काम कर रहे हैं उसको कितनी शिद्दत के साथ कर रहे हैं, कितनी इंपॉर्टेंटली कर रहे हैं, आप अपने गोल्स को कितना स्ट्रांगली टारगेट करके बना के रखे हुए हैं। अगर आप अपनी लाइफ में ऐसे बड़े ऐसे आप इस तरह से रहेंगे ना कि अरे देखते हैं एक बार GNM तो हो जाए, एक बार डिग्री तो हो जाए, एक बार मास्टर्स तो हो जाए, उसके बाद देखेंगे क्या करना, नहीं, प्लीज़ नहीं। आपके गोल्स ना पहले दिन से डिसाइडेड होने चाहिए। मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है तो करनी है, मेरे को प्राइवेट जॉब नहीं करनी है मतलब नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी तो मैं प्राइवेट कर लूँगा, वो बहुत बात की बात है। अभी मेरा टारगेट है क्या है, मेरे को गवर्नमेंट जॉब करनी है, मेरे को स्टेट गवर्नमेंट नहीं करनी, मेरे को सेंट्रल करनी है, तो प्लीज़ सेंट्रल ही करनी है। दिमाग में फर्स्ट डे से थॉट बना के रखो, और ये वो डे है जब आपको ये थॉट बना के रखने। कॉलेज इसके लिए बेस्ट टाइम होता है, लेकिन अगर कॉलेज चूक भी गया है तो ये भी कुछ टाइम बुरा नहीं है। कोई ना कोई पॉइंट तो होता ही है ना जहाँ से शुरू करना पड़ता है सब चीज़ों को। तो आई थिंक इमेजिन करके चलो कि ये वही पॉइंट है जहाँ से आप चीज़ों को शुरू कर रहे हैं, और आई थिंक ये आपका हो सकता है लकी डे, हो सकता है आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो जाए। एंड बिलीव मी, लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट, लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट व्हेन यू फॉलो योर हार्ट, व्हेन यू फॉलो योर थिंग्स। इंस्टिंक्ट को फॉलो करो ना यार, ऐसे भाग के नहीं जाना ना, कहीं पे कहीं नहीं जाना, चिल करो। 1 साल नहीं सिलेक्शन 2 साल में हो जाएगा, पर हो जाएगा। कंसिस्टेंट रहो, क्या फ़र्क पड़ेगा, 1 साल कम सैलरी आ जाएगी, पड़ेगा बट ठीक है ना, कुछ नहीं से कुछ तो बेहतर है, लेट तो बेहतर है, कुछ नहीं से कुछ बेहतर है। हाँ नहीं, लेकिन सब कुछ ज़्यादा बेटर है। अगर टाइम लग रहा है तो लगाओ प्लीज़, बट पढ़ो। ओके, आज की क्लास इसी के साथ, बाकी ऑल द बेस्ट। ओके, बाय।